हेलो एवरीवन, आप सभी को नमस्कार है और सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। और आज हमारा टॉपिक है मैनेजमेंट ऑफ ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, जिसके तहत आज हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। बहुत ही शॉर्ट में समझेंगे कि ऑटिज्म है क्या, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, और इसमें होता क्या है, किस तरीके से बच्चे व्यवहार करते हैं, किस तरह से इंटरेक्शंस करते हैं और क्या क्या इश्यूज होती है, थोड़ा शॉर्ट में समझेंगे। और उसके बाद सीधे डायरेक्ट हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे मैनेजमेंट किया जाता है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर वाले बच्चों का, और कौन कौन सी इंटरवेंशन स्ट्रेटजीज हम लोग प्रयोग में ला सकते हैं। हम्म, तो लेट्स बिगिन विथ आवर टॉपिक, मैनेजमेंट ऑफ ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। व्हाट इज ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर? सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है मैनेजमेंट से पहले कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है क्या। तो सभी हम लोग जनरली जानते हैं कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर जो है ये न्यूरोलॉजिकल एंड डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, जिसके कारण से हमारे इंटरैक्शंस प्रभावित होते हैं, सोशल कम्युनिकेशन इश्यूज आते हैं, सोशल इंटरैक्शंस में इश्यूज आते हैं, जिससे हम कम्युनिकेट करने में चैलेंजेस होते हैं, है ना। जिनको होता है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर्स, जिनको होता है या ऑटिज्म के फीचर्स होते हैं, लर्निंग इश्यूज होते हैं, बिहेवियरल इश्यूज होते हैं, चैलेंजेस होते हैं, जिसके कारण से सोशल, मेनली सोशल इंटरेक्शन, सोशल बिहेवियर हमारा अफेक्ट करता है। सो ऑल्दो कहा जाता है कि ऑल्दो ऑटिज्म कैन बी डायग्नोज्ड एट एनी एज, मतलब किसी भी उम्र में इसे डायग्नोज किया जा सकता है, लेकिन इसको डेवलपमेंटल डिसऑर्डर की श्रेणी में रखा गया है। क्यों डेवलपमेंटल? किसी भी एज में, यानी आप 14 इयर्स में, 12 इयर्स में, 16 इयर्स में डायग्नोज कर रहे हैं, तो भाई डेवलपमेंटल डिसऑर्डर कैसे हुआ? या 22 में कर रहे हैं, 23 के एज में अगर डायग्नोज हुआ, है ना। इसलिए होता है क्योंकि रिसर्च के द्वारा ये पता किया गया है कि जिनमें भी ये पाया जाता है, चाहे वो जब भी डायग्नोज हो, लेकिन उनके उनके अंदर फर्स्ट 2 इयर्स ऑफ लाइफ में ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर्स को अच्छी तरीके से अगर एसेस किया जाए, तो उनमें ये चीज को डायग्नोस किया जा सकता है विद इन 2 इयर्स ऑफ लाइफ, यानी फर्स्ट 2 इयर्स ऑफ लाइफ। इसीलिए इसको डेवलपमेंटल डिसऑर्डर के श्रेणी में रखा गया है ना। क्योंकि इनके सिम्टम्स जो होते हैं ये अपियर हो चुके होते हैं फर्स्ट 2 इयर्स ऑफ लाइफ। तो इसके लिए बहुत अच्छे विशेषज्ञ जो होते हैं, इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उनसे संपर्क करना जरूरी है। जो अच्छे माता पिता हैं, जो जागरूक हैं, अच्छे मतलब जागरूक हैं, और जैसे उनको लगा कि कुछ फर्क लग रहा है, एक अन्य सामान्य जो जिन बच्चे होते हैं 2 साल की उम्र होते होते, उनमें और उनके बच्चे में कुछ डिफरेंस लग रहा है कि इंटरेक्शन ठीक से नहीं कर रहा है, कम्युनिकेशन ठीक से नहीं कर रहा है, बिहेवियरल चैलेंजेस आ रहे हैं, किसी तरह की लर्निंग इशू है, और शायद अगर है उस तरह के ऑटिज्म वाले फीचर्स, तो उनको प्रॉपर असेसमेंट्स के लिए, प्रॉपर स्क्रीनिंग के लिए कांटेक्ट करना चाहिए प्रोफेशनल्स को। और अगर उन उस बच्चे में अगर होगा, तो सिम्टम्स हमें मिल ही जाएंगे विद इन 2 इयर्स ऑफ लाइफ में। इसीलिए इसको 2 इयर्स कहा जाता है कि ये डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। तो इसीलिए सभी लोग, साइंटिस्ट, रिसर्चर जो इस फील्ड के हैं, उन लोगों ने कहा है कि हमें सिम्टम्स मिल जाएंगे फर्स्ट 2 इयर्स ऑफ लाइफ, अगर अच्छे से हम वर्क करें इन बच्चों के साथ, इस डेवलपमेंटल एज में ही एसेस करें प्रॉपर तरीके से। तो जैसा कि हमने देखा, children and persons with autism disorders often have social communications and social interactions challenges, और behavioral challenges होते हैं, साथ ही साथ लर्निंग इश्यूज होती है। तो थोड़ा सा हम लोग ये समझने का प्रयास करते हैं कौन कौन से एरियाज हैं जिसमें हमें ध्यान देना चाहिए जब उनको आइडेंटिफिकेशंस कर रहे हो, तो है ना, असेसमेंट्स के दौरान। फर्स्ट इज डेफिशिट्स इन सोशल कम्युनिकेशन। जैसा मैंने पहला, डेफिशिट्स होगा सोशल कम्युनिकेशन एंड सोशल इंटरेक्शंस
विथ अदर पीपल, दूसरों के साथ इंटरैक्शंस करने में, कम्युनिकेशंस करने में बाधाएं होंगी, कमियां होंगी, जिसके कारण आपको इनको पहचानने में मदद मिलेगा। नेक्स्ट, रेस्ट्रिक्टेड एंड रेपिटेटिव पैटर्न्स मिलेंगे आपको, कई सारे रेस्ट्रिक्टेड एंड रेपिटेटिव पैटर्न्स मिलेंगे, है ना, उनके बिहेवियर्स में, उनके इंटरेस्ट में, उनके एक्टिविटीज में, है ना, जो सामान्यतः बच्चों में या सामान्य व्यक्तियों में आपको नहीं मिलेंगे। उस तरह के, इस तरह के रेस्ट्रिक्शंस और रेपिटेटिव पैटर्न्स, या पिक्यूलियर कुछ आदतें मिलेंगी, इंटरेस्ट होंगे, एक्टिविटीज होंगे जो आप इनमें देखेंगे। देन ये जितने भी सिम्टम्स जो होंगे, है ना, डेफिसिट्स इन सोशल कम्युनिकेशन एंड सोशल इंटरैक्शन, रेस्ट्रिक्टेड एंड रेपिटेटिव पैटर्न ऑफ बिहेवियर्स, इंटरेस्ट एंड एक्टिविटीज, इनके द्वारा उनके सोशल फंक्शन में या स्कूल सेटअप में, जहां पर अगर बच्चे हों तो स्कूल में जा रहे होंगे, या बड़े होंगे तो वर्क कंडीशंस में होंगे, या सोसाइटी में, है ना, या सोशल बिहेवियर में उनको अफेक्ट पड़ेगा और परफॉर्म नहीं कर पाएंगे वे अपने कर्तव्यों को, अपने कार्यों को, अपने फंक्शंस को, है ना, ठीक से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, या दूसरे एरियाज ऑफ लाइफ में। तो आप समझ जाएंगे कि इनमें ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर्स के फीचर्स पाए जा रहे हैं। सो बिफोर वी स्टार्ट मैनेजमेंट ऑफ ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर्स, थोड़ा सा हम लोग डिटेल्स में, हल्का सा डिटेल्स में समझने की जरूरत है, रिफ्रेश करने की जरूरत है अपने आप को कि इनके कैरेक्टरिस्टिक्स इनमें क्या होती है, इनके फीचर्स क्या होते हैं, सिम्टम्स क्या होते हैं, जो एरियाज जिनकी में भी हमने बातें की, सोशल कम्युनिकेशन, सोशल इंटरैक्शंस, बिहेवियर्स के बारे में, है ना। केवल सोशल कम्युनिकेशन में या सोशल इंटरैक्शन के बिहेवियर्स बोल देने से नहीं होगा, इनमें एक्चुअल में होता क्या है, जो हमने पिछले वीडियोस में भी किया था, जिन लोगों ने देखा होगा उनको पता चल गया होगा, लेकिन जिन्होंने अगर उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं कहूंगा कि उसको एक बार जरूर देख लें, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर से संबंधित लास्ट वीडियो। लेकिन अगर नहीं भी देखा है तो थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं ताकि मैनेजमेंट को समझने में आसानी होगी। तो इनका क्या होगा, मेकिंग लिटिल और इनकंसिस्टेंट आई कांटेक्ट, है ना। तो हम लोग स्पीड अप करते हैं क्योंकि लास्ट वीडियो में ऑलरेडी हम लोगों ने डिटेल में किया हुआ है। लिटिल और इनकंसिस्टेंट आई कांटेक्ट होगा। appearing not to look at or listen to people who are talking, है ना, जिनके साथ बात कर रहे होंगे उनको, दूसरों को लगेगा कि अरे ये हम पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, बात तो कर रहे हैं बट ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो लगेगा अटपटा सा। इनफ्रिक्वेंटली शेयरिंग इंटरेस्ट, जब मन होगा तब इंटरेस्ट, अपने इंटरेस्ट के बारे में शेयरिंग करेंगे, इमोशंस को बताएंगे, इंजॉयमेंट करेंगे, है ना, ऑब्जेक्ट और एक्टिविटीज, इंक्लूडिंग इनफ्रिक्वेंटली पॉइंटिंग, किसी भी चीज में पॉइंट करने लग गए, कब कुछ ओकेजन नहीं है लेकिन पॉइंटिंग करने लग गए, या कुछ इमोशंस अपना दिखाने लग गए, तो आपको एक अटपटा सा लगेगा, है ना, बिहेवियर्स। not responding or being slow to respond to one's name or to other verbal beats for attention, जब आप नाम लेके पुकारेंगे किसी को तो वो जो प्रभावित होंगे ऑटिज्म के फीचर से, या जिनके अंदर ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर होगा, वो नाम लेने पर भी आपकी तरफ नहीं देखेंगे। कई बार एक होता है जैसे हम लोग जानबूझ के नहीं देखते हैं, वो वाली नहीं, इनमें होगा कि कई बार 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 आपको मिलेगा कि जब इनको नाम लेके पुकार रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, जैसे लगेगा कहीं और काम में व्यस्त है, या फिर किसी तरीके से अदर तरीके से किया तो भी उनको नहीं हो रहा है, तो है ना, दिस इज वेरी मेजरली ऐसे पाए जाते हैं इनमें। नेक्स्ट, हैविंग डिफिकल्टीज विद द बैक एंड फोर्थ ऑफ कन्वर्सेशन, इसका मतलब हुआ जब हम कम्युनिकेशन करते हैं, कन्वर्सेशन करते हैं किसी के साथ भी, किसी दूसरों के साथ ग्रुप में या फिर इंडिविजुअल बेसिस पे, क्या करते हैं, बैक एंड फोर्थ, हम बात करते हैं, हम हमारी बात को दूसरे सुनते हैं, फिर वो बात करते हैं, अपने जवाब देते हैं, फिर हम बात करते हैं। तो इस तरह का कन्वर्सेशंस करने में वो दिक्कत होती है ना, नहीं कर पाते हैं ऐसा। often talking at length about the favorite subject without noticing that others are not interested or without giving others a chance to respond। होता क्या है, किसी फेवरेट टॉपिक मुझे पसंद है, मान लीजिए मैं ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर से है ना, मुझे अफेक्ट है ऑटिज्म से, तो होगा क्या,
मैं अपने इंटरेस्ट की सब्जेक्ट से मैं विदाउट नोटिसिंग कि आप इंटरेस्टेड हैं चाहे नहीं हैं, मैं अपने उस सब्जेक्ट के बारे में बात किए जा रहा हूँ ऑफन। और आप इंटरेस्टेड हैं चाहे नहीं, आपके फेस से मुझे लग ही नहीं रहा है, मैं आइडेंटिफाई कर ही नहीं पा रहा हूँ, और मैं बोले जा रहा हूँ, बताया जा रहा हूँ अपने फेवरेट सब्जेक्ट के बारे में। और नॉर्मली होता क्या है, हम दूसरों के फेस से, बॉडी पोस्चर से पता चल जाता है कि भाई हमारी बात को सुनने, नोटिस कर रहे हैं कि नहीं, इंटरेस्ट है कि नहीं सुनने में, है ना। या मैं स्टॉप नहीं हो रहा हूं बीच में बात करते करते, और दूसरे को मौका ही नहीं दे रहा हूं बात करने के लिए, अपनी बात को ही किए जा रहा हूं। तो इस तरह के आप हो सकता है आप देखें ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर या ऑटिज्म फीचर्स जिनमें होंगे। Next, displaying facial expressions, movement and gestures that do not match what is being said, है ना। क्या होगा, फेशियल एक्सप्रेशंस ऐसा दिखाएंगे, बात कर रहे होंगे हम, लेकिन फेशियल एक्सप्रेशन उस तरह का नहीं होगा जैसा हमें होना चाहिए उस समय, है ना। जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं या जिस कंसर्न के बारे में बात कर रहे हैं, वैसा कुछ है ही नहीं। हमारे फेशियल एक्सप्रेशन डिफरेंट होगा, हमारे मूवमेंट अलग होंगे, जेस्चर्स कुछ और, यानी कोई कहेगा कि बात कुछ और कर रहा है, फिर इस कर कुछ और रहा है ना, कह कुछ रहा है, कर कुछ और रहा है। तो बॉडी पोस्चर्स अलग होगा, मूवमेंट अलग होगा। तो इस तरह के हो सकते हैं। हैविंग एन अनयूजुअल टोन ऑफ वॉइस दैट may साउंड सिंग सॉन्ग और फ्लैट एंड रोबोट लाइक, है ना। ऐसा अनयूजुअल टोन होगा, जैसे हो सकता है गाने के रूप में वो अपनी बात को रख रहे हो, या टोन उनका रोबोट की तरह होगा एकदम, या मोनोटोन होगा, है ना, कुछ उसमें इमोशंस नहीं होंगे, ऐसा हो सकता है। Now next, having trouble understanding another person's point of view, दूसरे की बातों को समझने में परेशानी हो रही होगी, है ना। कोई दूसरा जो व्यक्ति है वो बोल रहा है, लेकिन उसको समझ नहीं पा रहा है, अनेबल टू प्रेडिक्ट। और कभी कभी कुछ एक्शंस कोई करने वाला है और उसको प्रेडिक्ट नहीं कर पाए। हम जनरली क्या, हम किसी से बातचीत कर रहे हैं या इंटरेक्शंस कर रहे हैं किसी तरह का भी, है ना, तो हम दूसरे की चीजों को प्रेडिक्ट कर लेते हैं कि अब ये जो है दूसरा जो व्यक्ति है शायद ऐसा करेगा, है ना, या ये चीज बोलेगा इस तरह का, या ये चीज सोच रहा होगा। तो इस तरह की चीज प्रेडिक्शंस करने में असमर्थ पाए जाते हैं ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर वाले बच्चे या व्यक्ति। डिफिकल्टीज एडजस्टिंग बिहेवियर टू डिफरेंट सोशल सिचुएशंस, क्या होता है एडजस्ट बिहेवियर, हम और आप क्या कर लेते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं बिहेवियर, है ना, सोशल सिचुएशंस में। डिफरेंट डिफरेंट जो सोशल सिचुएशंस होते हैं हमारे एनवायरनमेंट में, है ना, मार्केट में, सोशल में, स्कूल में, वर्क कंडीशंस में, वहां हम क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं मौके के हिसाब से, जैसा सिचुएशंस होता है अडेप्ट कर लेते हैं। लेकिन ये नहीं कर पाते हैं ये बच्चे या व्यक्ति, या नहीं कर सकते, है ना। ये दिक्कतें होती है। डिफिकल्टी शेयरिंग इन इमेजिनेटिव प्ले और इन मेकिंग फ्रेंड्स, छोटे बच्चों में क्या होता है, इमेजिनेटिव प्ले करते हैं या मेकिंग फ्रेंड्स करते हैं, बड़े भी करते हैं, लेकिन ये जो होता है डेवलपमेंटल स्टेज में एक होता है जिसमें इमेजिनेटिव प्ले होना जरूरी होता है बच्चों का, है ना। मेकिंग फ्रेंड्स करना जरूरी होता है, तो ये जरूरी है, इमेजिनेटिव प्ले करना, मेकिंग फ्रेंड्स करना, इसमें भी दिक्कतें होती हैं। नेक्स्ट, नाउ रेस्ट्रिक्टिव और रिपीटेटिव बिहेवियर्स, है ना, ये जो हम बात कर रहे थे, रेस्ट्रिक्टिव और रिपीटेटिव बिहेवियर्स होता है, इंटरेस्ट होती है, एक्टिविटीज होती है, तो इसमें क्या क्या चीजें होती हैं। बिकमिंग अपसेट बाय स्लाइट चेंज इन ए रूटीन एंड हैविंग डिफिकल्टी विथ ट्रांजिशन, यानी थोड़ा सा भी चेंज होगा तो इस तरह के बच्चे या व्यक्ति उनको दिक्कत होता है, ट्रांजिशन नहीं कर पाते हैं। थोड़ा सा भी स्लाइट चेंज होगा उनके रूटीन में, उनके वर्क स्टाइल्स में, कंडीशंस में, जो डेली पैटर्न चल रहा है, तो उनको दिक्कतें होने। Being more sensitive or less sensitive than other people to sensory input such as light, sound, clothing or temperature, जैसे होता है ना, हम लोग एडजस्ट कर लेते हैं, किसी तरह का लाइट है, साउंड है, क्लोथिंग है, टेम्परेचर, हम लोग एडजस्ट करने का प्रयास करते हैं। लेकिन ये बच्चे जो है बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, सेंसरी इनपुट्स इस तरह का होगा, लाइट्स, सभी के सभी ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर वाले ऐसे नहीं करेंगे। कुछ बच्चे लाइट से होंगे, अफेक्ट होंगे, कुछ साउंड से हो सकते हैं, कुछ क्लोथिंग कहेंगे कि भाई इस तरह के कपड़े, किसी विशेष तरह के कपड़े अगर आप पहनाने का प्रयास करेंगे वो डिसलाइक करेंगे, या टेम्परेचर किसी तरह का, तो वो टेम्परेचर में एकदम अडेप्ट नहीं कर पाएंगे अपने आप को।
कहता है पीपल विद एसडी ऑल्सो में एक्सपीरियंस स्लीप प्रॉब्लम्स एंड इरिटेबिलिटी। बहुत सारे पेरेंट्स को कहते हैं, आपने सुना होगा, जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर वाले बच्चे होते हैं उनके पेरेंट्स को आपने कहता सुना होगा कि सोता ही नहीं है मेरा बच्चा, है ना, थकता ही नहीं है। तो इस तरह के आप मिले इरिटेबिलिटी, है ना, इरिटेशंस भी होता है बच्चों को या सोने में। तो इस तरह की सिचुएशंस आप पाएंगे। अब जरूरी नहीं है कि ये जो मैंने अभी आपको बताए, जितने भी सिम्टम्स, जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स बताए, जरूरी नहीं है सभी के सभी आप कोई ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर्स या फीचर्स वाला बच्चा या व्यक्ति मिले तो ये सारे के सारे फीचर्स मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, क्योंकि वेरिएशंस होता है। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम इसीलिए वर्ड रखा गया है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। हम मान जानते हैं कि ये फीचर्स हो सकते हैं, लेकिन हर एक बच्चे में अलग अलग तरीके से वेरिएशंस पाए जाते हैं ये फीचर्स। किसी में किसी तरह का सिम्टम्स, किसी तरह का बिहेवियर ज्यादा होगा, किसी में कम होगा, किसी में नहीं भी हो सकता है, दूसरे तरह की चीजें हो सकती हैं। तो ये बहुत जरूरी है एज ए प्रोफेशनल, एज ए केयर गिवर, एज ए पेरेंट, एज ए थेरेपिस्ट समझना, है ना। People on the autism spectrum disorder also may have many strengths. अब हम कहते हैं कि भाई ये तो अभी तक कमियां गिनाई, लेकिन स्ट्रेंथ्स भी होते हैं जो आप में और हम में नहीं होगा। वैसे स्ट्रेंथ होते हैं जो एकदम बहुत ही क्या कहेंगे, जैसे कहेंगे कि अरे ये तो साइंटिस्ट बन सकता है ना। और बहुत सारे लोग साइंटिस्ट बन भी जाते हैं, क्योंकि जो बिहेवियर जो जिस तरह का चाहिए वो एक साइंटिस्ट में ही चाहिए होता है ना। तो बहुत सारे बच्चे इस तरह के फीचर्स वाले व्यक्ति बहुत होते हैं, थोड़े से माइनरली अफेक्टेड होते हैं ऑटिज्म से। अपने अगर पाए देख रिसर्च करेंगे लिटरेचर्स और इससे रिलेटेड चीजें, तो आप देखेंगे बहुत सक्सेसफुल बिजनेसमैन बने हैं या बहुत सक्सेसफुल साइंटिस्ट हैं, जिस भी फील्ड में है या उनके इंटरेस्ट के फील्ड में वो सक्सेसफुल हो सकते हैं, अगर सही तरीके से उनको इंटरवेंशन स्ट्रेटजीज के साथ गाइड किया जाए। तो फर्स्ट इज बीइंग एबल टू लर्न थिंग्स इन डिटेल एंड रिमेंबर इंफॉर्मेशन फॉर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम। कुछ भी चीजें जो इनके इंटरेस्ट की चीजें होती है, बहुत किसी किसी को ऐसा होता है कि बहुत लंबे समय तक डिटेल्स में याद कर लेते हैं किसी तरह का इंफॉर्मेशन, है ना, बहुत लंबे समय तक, जो आप और हम नहीं कर पाते हैं। बीइंग स्ट्रॉन्ग विजुअल एंड ऑडिटरी लर्नर, बहुत स्ट्रॉन्ग विजुअल एंड ऑडिटरी लर्नर्स होते हैं ये बच्चे, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हम और आप हो सकता है केवल विजुअल और ऑडिटरी लर्नर्स एक नॉर्मली जो होते हैं वैसा होंगे, लेकिन ये बहुत ही फोकस विजुअल और ऑडिटरी एकदम रिलेटेड, अगर इनको अगर दिया जाए इंफॉर्मेशन तो बहुत स्ट्रॉन्ग लर्नर आप पाएंगे इनको। एक्सेलिंग इन मैथ, साइंस, म्यूजिक और आर्ट, बहुत सारे ऐसे आपको मिलेंगे एएसडी वाले बच्चे व्यक्ति जिनको आप पाएंगे कि मैथ्स में बहुत ही एकदम एक्सेल कर गए हैं, साइंस किसी पर्टिकुलर चीज, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, किसी एक पर्टिकुलर चीज में बहुत ज्यादा एक्सेल कर रहे हैं, या म्यूजिक में या आर्ट में। तो ऐसा नहीं केवल मैथ में ही होंगे, साइंस में होंगे, म्यूजिक आर्ट में भी ऐसे एक्सेल कर सकते हैं, है ना, और होते भी है। बिहेवियरल, एजुकेशनल एंड थेरेपेटिक इंटरवेंशन स्ट्रेटेजीज। तो मैनेजमेंट में क्या करेंगे हम लोग, स्पेशली फोकस करेंगे बिहेवियरल, एजुकेशनल एंड थेरेपेटिक इंटरवेंशन, यानी मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच होना बहुत जरूरी है व्हेन वी आर वर्किंग विद द ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर्स। तो जो बच्चे हैं ऑटिज्म के या ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर्स के, जिनमें सिम्टम्स हैं या डायग्नोस हुए हैं चाहे नहीं हुए हैं, अगर हमें फीचर्स मिलते हैं, सिम्टम्स मिलते हैं, और जिसके कारण अफेक्ट हो रहा है उनकी स्कूल लाइफ, वर्क कंडीशन, सोशल लाइफ, है ना, सोशल कम्युनिकेशन, सोशल इंटरेक्शंस, तो हमें स्टार्ट करना चाहिए मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच, जिसमें बिहेवियरल, एजुकेशनल एंड थेरेपेटिक इंटरवेंशंस स्ट्रेटजीज होने बहुत जरूरी है जब हम प्रोग्राम प्लानिंग करें, जब हम मैनेजमेंट की स्टार्ट करें किसी भी बच्चे या व्यक्ति से रिलेटेड हो तब। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद दैट। तो फर्स्ट इज हमें क्या करना चाहिए, थेरेपेटिक एक हम लोग
एरिया हम लोग समझ के देखते हैं। तो फर्स्ट इज डेवलप सोशल इमोशनल एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। तो आप लोगों ने ऐसा सुना होगा कि सोशल इमोशनल एंड कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप करना चाहिए। यस, वेरी फर्स्ट चीज की सोशल इमोशनल एंड कम्युनिकेशनल स्किल्स इनमें डेवलप करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक सोशल इंटरेक्शंस बिहेवियर डेवलप नहीं होगा, इमोशनली उनको ट्रेंड नहीं कर पाएंगे जो एक सोसाइटी में रहने के लिए या स्कूल में वर्क कल्चर में होना चाहिए सक्सेस होने के लिए। सोशल इमोशनल जो चीजें हैं, एक्टिविटीज हैं, वो चीजें डेवलप होनी बहुत जरूरी है। कम्युनिकेशन स्किल्स स्ट्रांग करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट इज रिड्यूस बिहेवियर दैट इंटरफेयर विद डेली फंक्शनिंग, है ना। वैसे व्यवहार जो इंटरफेयर कर रहे हैं डे टू डे लाइफ में फंक्शनिंग कर रहे हैं, उनको रिड्यूस करना बहुत जरूरी है। एंड द थर्ड इज डेवलप सेंसरी प्रोसेसिंग एंड इंटीग्रेशन। जो सेंसरी इश्यूज होती हैं उसके लिए सेंसरी प्रोसेसिंग जो है एंड इंटीग्रेशन करना जरूरी है, डेवलप करना जरूरी है। एंड द फोर्थ इज इंक्रीज और बिल्ड ऑन स्ट्रेंथ एंड इंटरेस्ट, यानी हमको बिल्डअप करना है, इंक्रीज करना है। जो इनके अभी हम स्ट्रेंथ्स की बात कर रहे थे, इंटरेस्ट की बात कर रहे थे, यानी डेफिसिट्स केवल नहीं देखना है कि भाई डेफिसिट्स है सोशल इमोशनल एंड कम्युनिकेशन स्किल्स में, तो उनको डेवलप करेंगे। बिहेवियर उनके जो चैलेंजिंग बिहेवियर है तो उनको रिड्यूस करेंगे, है ना। सेंसरी प्रोसेसिंग एंड इंटीग्रेशन उनमें कमियां डेफिसिट्स पाई जा रही है तो उनको डेवलप करेंगे। ये तीन चीजें तो करेंगे करेंगे, ये चौथा पॉइंट भी करना जरूरी है जो उनके स्ट्रेंथ एंड इंटरेस्ट के ऊपर है। तो स्ट्रेंथ एंड इंटरेस्ट को इंक्रीज करना, बिल्डअप करना, मेंटेन रखना बहुत जरूरी है साथ ही साथ। एंड द फिफ्थ इज डेवलपिंग लाइफ स्किल्स एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन स्किल्स, है ना। जो हमारे लाइफ स्किल्स होते हैं डे टू डे लाइफ में हमें मेंटेन करने के लिए, सोसाइटी में रहने के लिए, स्कूल में रहने के लिए, वर्क कंडीशन में रहने के लिए, जो लाइफ स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, उन लाइफ स्किल्स को डेवलप करना जरूरी है, या है तो मेंटेन करना चाहिए। एंड साथ ही साथ जो एग्जीक्यूटिव फंक्शन स्किल्स है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्जीक्यूटिव फंक्शन। अगर हमने कितना भी ट्रेनिंग दे दिया एकेडमिक में, फंक्शनल एकेडमिक, सोशल एकेडमिक, है ना, या अदर एरियाज ऑफ लाइफ में हमने जितना भी ट्रेनिंग दे दिया, बट उसको इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहा है विथ लॉजिक एंड रीजनिंग स्ट्रेटेजी के साथ, तो वो तब बेकार है वो चीज। तो एग्जीक्यूटिव फंक्शन एग्जीक्यूट करना बहुत जरूरी है, जितने भी स्किल्स हैं, यानी लिमिटेड अगर स्किल्स भी अगर ट्रेंड है तो उनको सही तरीके से एग्जीक्यूट करना, उन फंक्शनल स्किल्स को एग्जीक्यूट करना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो we have to make program our management and intervention strategies in these lines: social communication, social emotional and communication skills, reducing behavioral strategies, developing sensory processing and integrations, increase or build up on strength and interest, and the fifth last is very important, that is developing life skills and executive function skills। तो इनमें अगर काम कर दिया हमने तो समझ लीजिए कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर का बच्चा या व्यक्ति फुल्ली इंडिपेंडेंटली लाइफ अपनी बिता सकता है विथ एवरीथिंग, है ना। एंड ऑल्सो डिपेंड अपॉन द कि वो किस तरह का ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर का बच्चा है, माइल्ड माइल्ड अफेक्टेड है, मॉडरेटली अफेक्टेड है, या सीवियरली अफेक्टेड है। बट इन पांच चीजों पे हम काम करेंगे तो इंडिपेंडेंट होने पे कोई नहीं रोक सकता है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर्स के बच्चों को, है ना। फंक्शनल होने पे कोई नहीं रोक सकता है, एंड दे विल बिकम इंडिपेंडेंट इन सोशली, academically also, and they can do their own work independently. All right, so let's begin with our management part. So now the first area जहां पे हमको काम करना चाहिए, और बहुत ही करना तो सभी एरियाज में काम करना चाहिए बहुत जोर लगा के, बट द फर्स्ट एरिया आप कह सकते हैं, दो दो एरियाज है, तीन तीन एरियाज कह सकते हैं इसको, बट साइमल्टेनियसली इस तीन एरिया पे काम करना चाहिए और इसको एक एरिया बना करके। इसीलिए मैं कह रहा था
मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच होना बहुत जरूरी है। तो दैट इज सोशल, इमोशनल एंड कम्युनिकेशनल स्किल्स। मतलब सोशल स्किल्स के साथ साथ इमोशनल स्किल्स जो होती हैं वो भी डेवलप करने की जरूरत है, और उसके साथ साथ कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप करने की जरूरत है। तो चलिए अब समझते हैं द फर्स्ट स्किल, है ना। So now, under the social, emotional and communication skills के अंदर the very first strategy या activity कह लें जो हमें करना चाहिए, plan out करना चाहिए, that is structured learning environment. We should develop a structured learning environment. यानी a structured, predictable environment. Create a structured and predictable environment with clear routines, consistent rules and minimal distractions. किस चीज के लिए? टू हेल्प द चाइल्ड फील मोर सिक्योर एंड इन कंट्रोल। तो बच्चा जैसे सिक्योर, जिस आप देखेंगे जितने भी लर्निंग एनवायरनमेंट होते हैं जहां बच्चा सिक्योर फील करेगा और कंट्रोल, इन कंट्रोल में रहेगा, कि लगे कि हाँ मेरे कंट्रोल में है थोड़ा सा और मैं सिक्योर है, मेरे लिए है, तो वहां पर बच्चा सीखेगा जरूर। तो स्ट्रक्चर्ड लर्निंग एनवायरनमेंट का मतलब यही है कि एक प्रेडिक्टेबल एनवायरनमेंट बनाए बच्चे के हिसाब से। बच्चा समझे कि इससे मेरा क्या हो रहा है मेरे साथ, है ना, और मैं क्या करने वाला हूं। क्लियर रूटीन्स होगा जो उसको पता चलेगा कि हाँ यहां पर आने का मतलब ये समय पे मेरा ये होगा, इसके बाद ये चीजें होगा, स्टेप बाय स्टेप उसको भी समझ आने लगेगा, है ना। और कंसिस्टेंसी है, यानी उसको ये लगे कि हाँ कंसिस्टेंसी है, जो यहाँ पर है मुझे ये करना है, मंडे को ये, ट्यूसडे ये, वेडनेसडे या मंडे को 9 o'clock से ये होगा, 10 o'clock से ये होगा, मतलब जो भी है चीजें वो चीजें होंगी एकदम टाइम टेबल के साथ, क्लियर कट रूटीन्स होगा, और डिस्ट्रैक्शन जितना मिनिमम हो सके उतना होना चाहिए। एंड देन नेक्स्ट इज स्ट्रेटजी, विजुअल सपोर्ट्स होने चाहिए हमें। जैसे हमने बताया था कि एएसडी के बच्चे जो होते हैं वो विजुअल लर्नर बहुत ज्यादा होते हैं, है ना। तो हमें क्या करना है, विजुअल सपोर्ट जी, एज मच एज पॉसिबल विजुअल सपोर्ट्स होने चाहिए। सोशल स्टोरीज, कॉमिक स्ट्रिप कन्वर्सेशंस, विजुअल स्केड्यूल्स जो भी बनवाए, स्केड्यूल्स बनाए वो भी विजुअली इंप्रेसिव हो, विजुअल क्यूज का हेल्प ले, ताकि बच्चे एकदम अंडरस्टैंड करें जो भी सोशल सिचुएशंस हैं, एक्सपेक्टेशंस उनसे जो हैं वो होनी चाहिए, या वो हमसे करना चाहते हैं उसके लिए वो चीजें बनी हुई। अप्रोप्रिएट एंड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, यानी हमें सोशल, इमोशनल और कम्युनिकेशन स्किल्स सबको चलना पड़ेगा। बिहेवियर से ही तो कम्युनिकेशन हो रहा है ना, तो सब चीजें लर्निंग होनी चाहिए। Visual supports can enhance comprehension and reduce anxiety in social interaction. तो visual support जितना अच्छा होगा, comprehension develop होगा बच्चों में, है ना। comprehension जितना अच्छा develop होगा तो क्या होगा, anxiety reduce होंगे, social interactions बढ़ने लगेगा, और एंजाइटी जहां रिड्यूस होंगे तो बिहेवियरल चैलेंजेस डाउन, है ना, रिड्यूस होंगे ऑटोमेटिक बिहेवियर्स जो हमें नहीं चाहिए। नाउ थर्ड पॉइंट इज सोशल स्किल्स ट्रेनिंग। हमें सोशल स्किल्स ट्रेनिंग, सोशल स्किल्स डेवलप करने के लिए ट्रेनिंग जो है वो प्रोग्राम में इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। हमें ब्रेक डाउन करना पड़ेगा सोशल इंटरैक्शंस जो हैं इनटू क्लियर मैनेजेबल स्टेप्स। छोटे छोटे टास्क एनालिसिस करने पड़ सकते हैं, स्टेप्स बनाने पड़ सकते हैं, सब टास्क बनाने पड़ सकते हैं, सब स्किल्स बनाने पड़ सकते हैं। स्पेसिफिक सोशल स्किल्स हमको टारगेट करने पड़ेंगे, है ना, जैसे कि आई कांटेक्ट करने के लिए जो एक्टिविटी, आई कांटेक्ट से संबंधित हमको एक्टिविटीज प्रोग्राम करने पड़ेंगे, टर्न टेकिंग वाले एक्टिविटीज करवाने पड़ेंगे, पोलाइट लैंग्वेज यूज करेंगे, है ना, थ्रू डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस एंड रिपीटेशंस। तो डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस इन्वॉल्व होगा और रिपीटेशन करवाएंगे ये सब चीजें करने के लिए। रोल प्लेइंग एंड वीडियो मॉडलिंग आर इफेक्टिव टेक्निक्स फॉर डेमोन्स्ट्रेटिंग सोशल सिनेरियोज। तो रोल प्ले करेंगे, वीडियो के द्वारा मॉडलिंग करके दिखाएंगे, है ना, जो बहुत अच्छा इफेक्टिव टेक्निक्स होता है सोशल सिनेरियोज, यानी जो भी चीजें हम सिखाना चाहते हैं उससे संबंधित।
एंड देन इमोशन आइडेंटिफिकेशन एंड एक्सप्रेशंस। जैसा हमने पहले बताया था कि जो चीजें डेफिसिट्स है, इमोशन आइडेंटिफिकेशन एक्सप्रेशंस नहीं कर पाते हैं, तो हम ये आइडेंटिफिकेशन करना सिखाएंगे, इमोशंस को एक्सप्रेस करना सिखाएंगे, इमोशंस को। तो हेल्प द चाइल्ड रिकॉग्नाइज एंड लेबल देयर ओन इमोशंस, लेबल देयर ओन इमोशन एज वेल एज अदर्स। लेबल अगर वो नहीं कर पा रहे हैं, वर्बल से नहीं कर पा रहे हैं या फेशियल एक्सप्रेशन नहीं दे पा रहे हैं, तो देन वी कैन हैव सम सब्स्टिट्यूट, वी कैन हैव सम डायरीज, उनके पर्सनल डायरीज हो सकते हैं या कॉपीज हो सकते हैं या एनीथिंग एल्स, है ना, जिसमें वो उसको लेबल कर सके और उसको पॉइंट करके दिखा सकें, इस तरह की चीजें हों कि वो शो कर सकें जब वो जैसा फील करते हैं या आइडेंटिफाई करते हैं अपने आप को कि उस सिचुएशन में है बट वो नहीं शो अप कर पा रहे हैं, या एक्सप्रेस करना चाहते हैं किसी तरह की चीजें। तो यूज टूल सच एज इमोशन कार्ड्स, हमने क्या बोला, इमोशन कार्ड्स जो है बना के और उनसे रिलेटेड जो जैसा है उस ट्रायल एंड एरर वर्सेस पे देखना पड़ेगा कि इमोशन कौन सा ज्यादा सुटेबल्स है। स्टोरीज हमें बताने पड़ेंगे, स्टोरीज हमें सुनाने पड़ेंगे और उसमें इमोशंस का आइडेंटिफिकेशन बताना पड़ेगा, एक्सप्रेशन बताना पड़ेगा और किस सिचुएशंस में कैसा बिहेवियर होता है, कैसा एक्सप्रेशंस होता है, वो हमें करके दिखाना पड़ेगा। और फिर हमें रोल मॉडल और वीडियोस वगैरह का यूज करना पड़ेगा। बॉडी लैंग्वेज कैसा होना चाहिए किस सिचुएशंस में, ये हमें दिखाने पड़ेंगी, है ना, जो स्पेसिफिक फीलिंग्स से रिलेटेड। तो ये दीज आर द थिंग्स वेरी इंपॉर्टेंट, वी नीड टू शो देम एंड टीच देम। देन सोशल प्ले अपॉर्चुनिटीज, हमें एज मच एज पॉसिबल सोशल प्ले अपॉर्चुनिटीज देनी पड़ेंगी, है ना। हमें स्ट्रक्चर्ड सोशल प्ले अपॉर्चुनिटीज देना पड़ेगा जहां पर और भी बच्चे हों, वेयर चिल्ड्रन कैन एंगेज इन कोऑपरेटिव प्ले। कोऑपरेटिव प्ले का सिचुएशंस हमें करना पड़ेगा और उसमें सोशल प्ले वाली एक्शंस देंगे, चाहे वर्बल हो नॉन वर्बल हो, उस मोड में टर्न टेकिंग करेंगे सोशल प्ले के थ्रू से, ग्रुप एक्टिविटीज होगा डिफरेंट डिफरेंट, और इंकरेज करेंगे इंटरैक्शंस विद अदर पीयर्स, अदर बच्चों के साथ उनका इंटरैक्शन फैसिलिटेट करेंगे, है ना। पॉजिटिव सोशल एक्सपीरियंसेस देंगे जितना ज्यादा हो सके, इंकरेज करेंगे। नेगेटिव एक्सपीरियंस जितने कम से कम हो उतने ज्यादा अच्छे हैं, ताकि वो इंकरेज फील करें, है ना, कॉन्फिडेंस डेवलप हो, फ्रेंडशिप उनकी डेवलप हो और इंक्लूसिव सेटिंग दे पाए उनको, है ना, ताकि जो अपने आप में वो रहते हैं वो उस चीजों से निकल पाए और वो ग्रुप सेटिंग्स में आ पाए। इन्हीं चीजों के कारण तो वो अपने आप में रहना करते हैं ना, क्योंकि वो अपने आप को ग्रुप एक्टिविटीज में कॉन्फिडेंट डेवलप नहीं करते हैं, टर्न टेकिंग नहीं ले पाते हैं, तो धीरे धीरे अलग थलग रहना फील करते हैं, रहने लगते हैं। तो हमें क्या करना है, उनको कॉन्फिडेंस डेवलप करना है, इंकरेज करना है, ताकि इंक्लूसिव सेटिंग्स में वो फ्री हो, फ्रेंडली फील करें। और धीरे धीरे ओवर टाइम ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस करना होगा लेस स्ट्रक्चर्ड सोशल सिचुएशंस। ये तो हमने स्ट्रक्चर्ड करके दिया, अब फिर लेस नेचुरल सिचुएशंस हो, लेस सोशल, जिसको कहते हैं लेस सोशल सिचुएशन, है ना। कंसीडर इनरोलिंग द चाइल्ड इन सोशल स्किल्स ट्रेनिंग ग्रुप्स, तो ये सब चीज करने के लिए हम सोशल स्किल ट्रेनिंग ग्रुप्स जो होते हैं वो डिजाइन करें, वहां पर इनरोल कराएं उन बच्चों को। तो पेरेंट्स को हम गाइड कर सकते हैं कि आप ऐसे ग्रुप्स फाइंड आउट करें जहां पर इस तरह के डिजाइन किए हो ग्रुप ऑटिज्म बच्चों के लिए, और उनको इंकरेज करते हैं। देन पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, दैट इज मस्ट, जो हमने अभी बोला, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट बहुत ज्यादा जरूरी है, जितना ज्यादा हो सके यूज पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट टू इंकरेज एंड रिवॉर्ड एप्रोप्रिएट सोशल बिहेवियर्स, है ना। तो इंकरेज करेंगे, रिवॉर्ड करेंगे एप्रोप्रिएट सोशल बिहेवियर के लिए, ताकि जो सोशल बिहेवियर हम चाह रहे हैं उसके अंदर आए, वो चीज निकल के आए। दिस कुड बी वर्बल प्रेज, क्या करेंगे, वर्बल प्रेज करेंगे, शाबाशी देंगे, उत्साह बढ़ाएंगे, स्टिकर्स के थ्रू से देंगे ताकि वो मोटिवेट हो, स्मॉल रिवॉर्ड दे सकते हैं मोटिवेट करने के लिए बच्चे को। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट हेल्प्स मेक द लर्निंग एक्सपीरियंस इंजॉयबल एंड मेमोरेबल। तो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट क्या करता है, हेल्प करता है बच्चे को लर्निंग एक्सपीरियंसेस देता है, एज ज्यादा से ज्यादा लर्निंग एक्सपीरियंसेस देता है ना। और उससे क्या होता है, वो लर्निंग क्रिएट होती है, लर्निंग आती है, इंजॉय करता है बच्चा और मेमोरेबल होता है, जिससे और लर्निंग
बढ़ती है और इन चीजों को अच्छा फील करता है ना। तो ज्यादा से ज्यादा लर्निंग फील करते हैं बच्चे, लर्निंग क्रिएट होती है उनमें और याद करके रहते हैं। तो पॉजिटिव reinforcement इज ऑलवेज ए बेटर सॉल्यूशन। नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, जब हम सोशल इमोशनल एंड कम्युनिकेशन स्किल्स की ट्रेनिंग दे रहे हैं, टीच कर रहे हैं, तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि उनकी सेंसरी सेंसिटिविटी को ध्यान में रखना है। यानी जो एएसडी वाले बच्चे हैं उनकी सेंसरी सेंसिटिविटी को ध्यान में रखना है। हमें देखना है कि कौन सी सेंसरी सेंसिटिविटी, किस चीज में माइंड करते हैं, किस चीज में क्या करते हैं, मतलब कहीं उनको कोई परेशानी तो नहीं हो रही है किसी इन्वायरमेंट में। तो हमें बहुत माइंडफुल रहना है कि भाई उसकी, बच्चे की सेंसरी सेंसिटिविटीज क्या क्या है ना। अगर उन चीजों को ध्यान नहीं देंगे तो उनके सोशल एक्सपीरियंसेस, जो लर्निंग होंगे, इमोशनल रेस्पॉन्सेस होंगे, वो उसके कारण वो फिर लर्निंग सफर करेगा। मान लीजिए कि किसी क्राउडेड इन्वायरमेंट में है ना, जहां पर बहुत नॉइज हो रहा हो, नॉइजी इन्वायरमेंट है वहां पर, और बहुत बच्चा, एएसडी के बच्चे हो सकते हैं बहुत ओवरवेलमिंग करेंगे वहां पर, बहुत अति उत्साह हो जाएंगे, बहुत ज्यादा एकदम जिसे बोलते हैं ना हाइपर हो जाना, ओवरवेल्म करके। तो ऐसा हो सकता है और बहुत ज्यादा उत्साहित हो जाएंगे, है ना। तो अब जब ऐसे हो जाएंगे तो हो सकता है उनकी जो लर्निंग होगी इंगेज करने की सोशली, वो हिंडर करेगा। जब ओवरवेलमिंग हो जाएंगे, तो ओवरवेलमिंग हो जाएंगे तो हो सकता है कई सारे बिहेवियरल इश्यूज क्रिएट होने लग जाएंगे। तो होता क्या है, हम बहुत अच्छा सोचते हैं कि भाई हम किसी चीज की टीच कर रहे हैं, प्रोग्राम बनाए हैं, तो उसी समय हम अगर सेंसरी सेंसिटिविटीज ना रखें कि भाई उस बच्चे में, उस पर्टिकुलर बच्चे में किस तरह का सेंसरी रिक्वायरमेंट है, सेंसरी सेंसिटिविटीज है, किस तरह के माहौल में वह रह सकता है, किस तरह के माहौल में नहीं रह सकता है, ये चीजें ध्यान में रखनी है जब हम प्रोग्राम प्लानिंग कर रहे हैं और जहां पर टीच कर रहे हैं, और जिन जिन चीजों का हम यूज कर रहे हैं। तो इन्वायरमेंट का फेवरेबल कंडीशन है ना, बहुत ही जरूरी है। जब हम फेवरेबल कंडीशंस दें, इन्वायरमेंट दें, और हम जैसे लोग, क्या होता है कि जो नॉन एएसडी वाले होते हैं वो अडेप्ट जल्दी कर जाते हैं, या हम एडजस्ट करने का प्रयास करते हैं फिर भी। लेकिन जो एसडी वाले बच्चे होते हैं वे उतने ज्यादा, उतने चैलेंजेस को वो नहीं कर पाते हैं एडजस्ट या अडेप्ट। थोड़ा बहुत करने का प्रयास करते हैं, लेकिन अगर आप एक सीमा से ज्यादा आप उस चीज वहां पर ट्रेनिंग कर रहे हैं, हो सकता है 3 मिनट 4 मिनट के लिए वो सहने का प्रयास करेगा, लेकिन उससे ज्यादा नहीं, है ना। तो आपको देखना पड़ेगा, और वहीं पर कुछ ऐसी चीजें हो जाएंगी बिहेवियर वाइज, तब हम कहेंगे कि मेल्ट डाउन हो गया। तो हमें ध्यान में रखना पड़ेगा ये सेंसरी सेंसिटिविटी। नेक्स्ट इज एंड लास्ट, फैमिली इन्वॉल्वमेंट मस्ट। जब हम कोई भी ट्रेनिंग प्रोग्राम कर रहे हो, किसी भी तरह का हम इंटरवेंशन स्ट्रेटेजीज बना रहे हो, तो हमें इनकरेज करना चाहिए, फैमिली मेंबर्स को इनकॉर्पोरेट करना चाहिए अपने प्रोग्राम में, और उनकी इन्वॉल्वमेंट जितनी ज्यादा हो सके उतनी करनी चाहिए, स्पेशली सोशल इमोशनल स्किल्स। ये तो क्योंकि ज्यादातर पार्ट तो वो वहीं पे रहता है, मैक्सिमम हमारे पास 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे रहते हैं बच्चे, उससे ज्यादा तो नहीं रहते हैं थेरेप्यूटिक कंडीशन सेटअप में या स्कूल सेटअप में। मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर लिविंग विद देयर फैमिली मेंबर्स, है ना, पेरेंट्स। तो वहां पर ज्यादा सोशल स्किल्स यूज हो रही हैं, इमोशनल स्किल्स यूज हो रही हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स स्किल्स यूज हो रही हैं। तो क्यों ना हम उन्हीं सेटअप्स को, उन्हीं होम इन्वायरमेंट को, फैमिली मेंबर के साथ जब रह रहे हैं, उसी को हम स्ट्रक्चर्ड बना दें या स्ट्रक्चर्ड करवाने का प्रयास करें फैमिली मेंबर्स से हेल्प लेकर के, ताकि बच्चा ज्यादा से ज्यादा नेचुरल कंडीशन में सीख पाए। ओके, तो दैट विल बी द बेस्ट थेरेपेटिक इंटरवेंशन स्ट्रेटेजी। जब हम ये दो चीजों को लेंगे, है ना, पहले के जितने भी एक्टिविटीज थे उस उन चीजों को प्लान आउट करते समय इन लास्ट दो चीजों को हम ध्यान में रखेंगे, सेंसरी सेंसिटिविटी ऑफ द चाइल्ड एंड
व्हेन वी आर प्लानिंग, फैमिली इन्वॉल्वमेंट जितना ज्यादा हो सके उनके, है ना, और उनके फेवरेबल कंडीशंस में, उनके फैमिलियर कंडीशंस में, जैसे घर हो सकता है, सोशल कंडीशन हो सकते हैं, मार्केट सिचुएशन हो सकता है, या किसी अन्य सिचुएशन में जहां पर उनके अपने फैमिलियर पर्सन्स रहते हों, और ज्यादातर समय थेरेपेटिक और स्कूल सेटअप के अलावा। Now, the very important area is management of behavior. So, इस एरिया में हम कोशिश करेंगे कि रिड्यूस द बिहेवियर्स दैट इंटरफेयर विद डेली फंक्शनिंग्स, यानी वैसे व्यवहार जो हमें इंटरफेयर कर रहे हो बच्चे के डेली फंक्शनिंग्स में, तो वैसे व्यवहार को क्या करना है, रिड्यूस करने पे हमारा ध्यान होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा रिड्यूस कर सकें, और उसके लिए मैनेजमेंट प्लान करें, और वो मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच में हो, सारे प्रोफेशनल्स के साथ मिलके कोऑर्डिनेट करते हुए, सो दैट everyone will be get involved in the process, including the family member and child. तो हमें क्या करना चाहिए, जितने भी व्यवहार जो भी हमें लिस्ट आउट करने चाहिए कि कौन कौन से व्यवहार हैं जो जिसके कारण से अफेक्ट हो रहा है हमारा वर्किंग कंडीशंस, स्कूल बिहेवियर, या सोशल इंटरेक्शंस, या सोशल बिहेवियर, है ना, कम्युनिकेशंस, या कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, या किसी तरह का सोशल प्ले कर रहे हैं, जो भी चीज हम करना चाहते हैं, वो चीजें कहाँ अफेक्ट हो रही हैं, कौन से व्यवहार के कारण अफेक्ट पड़ रही है। तो अब हम क्या करेंगे, कंप्रिहेंसिव अप्रोच इसमें भी लेंगे, मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच यूज करेंगे, और सबसे पहले करेंगे क्या, अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस। तो हम फंक्शनल बिहेवियर असेसमेंट्स कर सकते हैं, और साथ ही साथ अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस भी करेंगे, ताकि हम देखें कि जो भी व्यवहार हो रहा है उसके एंटीसीडेंट कौन से फैक्टर के कारण हो रहा है, एंटीसीडेंट्स के कारण हो रहा है कि कॉन्सिक्वेंसेस के कारण होता है। कोई भी व्यवहार होता है उसके दो कारक जरूर होते हैं, दो में से कोई एक कारक होता है, या तो एंटीसीडेंट होगा या कॉन्सिक्वेंसेस होगा। कोई ऐसा चीज होगा जिसके कारण वो कर रहा होगा, कोई एंटीसीडेंट होगा, या एंटीसीडेंट नहीं होगा तो कुछ कॉन्सिक्वेंसेस होंगे जिसके कारण से वो व्यवहार कर रहा होगा। तो हम फंक्शनल बिहेवियर असेसमेंट करेंगे और अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस करेंगे, ताकि हम प्रॉपर स्ट्रेटेजी वर्कआउट कर सकें, एबीए टेक्निक्स यूज कर सकें, और प्रोग्राम कर सकें, टेलर्ड कर सकें, tailored to reduce challenging behaviors and teach new skills through positive reinforcement and structured interventions। क्या करना है, टेलर्ड करना है, यानी इंडिविजुअल बेसिस पे, है ना। ये जो है, बच्चे का फंक्शनल बिहेवियर असेसमेंट करेंगे, अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस करेंगे, और हम टेलर करेंगे, प्रोग्राम प्लानिंग करेंगे कि कौन से ऐसे व्यवहार हैं जिसको हमें रिड्यूस करने की आवश्यकता है, और कौन से ऐसे स्किल्स हैं, ऐसे बिहेवियर हैं जो हमें टीच करने की आवश्यकता है, जो ट्रेंड इसमें करने की है ना। तो न्यू स्किल्स हम टीच करेंगे, और साथ ही साथ कौन कौन से पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट कैसे यूज करेंगे, और स्ट्रक्चर्ड होगा, पूरा स्ट्रक्चर्ड करेंगे इंटरवेंशन प्रोसेस को, और इंप्लीमेंट करेंगे अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस का टेक्निक्स एंड स्ट्रेटजीज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, इसके बाद इन स्ट्रक्चर करने के लिए हमें इन्वायरमेंटल मॉडिफिकेशंस की आवश्यकता होगी, कि हमें देखने होंगे जो हमने फंक्शनल बिहेवियर असेसमेंट किया है और अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस किए हैं, और उसके जो हमने टेक्निक्स और स्ट्रेटजीज यूज करना चाहते हैं, तो उसमें इन्वायरमेंट को किस तरह से सबसे फर्स्ट मॉडिफाई किया जाए, कैसे एडजस्ट किया जाए इन्वायरमेंट को, है ना। तो एडजस्ट द लर्निंग एंड लिविंग इन्वायरमेंट, जो जिस कंडीशन में बच्चा रह रहा है, जहां भी रह रहा है उसमें, चाहे वो घर हो, स्कूल हो, या वर्क कंडीशन हो,
तो उससे क्या होगा, डिक्रीज करेंगे। अगर हम मॉडिफाई करेंगे इन्वायरमेंट को, तो हम सबसे पहले ऑटोमेटिक ट्रिगर पॉइंट्स जो होते हैं इन्वायरमेंट से जो मिल रहा होता है वो डिक्रीज करेंगे उन ट्रिगर पॉइंट्स को, जो चैलेंजिंग बिहेवियर्स हैं उनके। तो सबसे पहले कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, सबसे इन्वायरमेंट को मॉडिफाई करेंगे तो ऑटोमेटिक बहुत सारी चीज डिक्रीज हो जाएंगे, ट्रिगर पॉइंट्स डिक्रीज होंगे, तो चैलेंजिंग बिहेवियर्स भी रिड्यूस होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले खास करके ऑटिज्म के बच्चों के साथ हमें सेंसरी स्टिमुलाई देखने पड़ते हैं कि कौन कौन सी चीजों से स्टिमुलाई मिल रहा है जिसके कारण चैलेंजिंग बिहेवियर हो रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे वैसे सेंसरी स्टिमुलाई को, एंड अल्टरिंग द फिजिकल सेटअप टू अवॉइड ओवर क्राउडिंग। तो अल्टर करेंगे फिजिकल सेटअप को ताकि ओवर क्राउडेड ना हो, जहां पर भी बच्चे स्कूल में हो, होम में हो, चाहे जो भी कंडीशन में हो। एंड प्रोवाइडिंग क्वाइट स्पेसेस, कोशिश करेंगे कि एकदम काम हो, प्रोवाइडिंग क्वाइट स्पेस हम दें एसडी वाले बच्चों को, जहां पर कि ओवरवेलमिंग ना हो पाए बच्चा, वेयर द चाइल्ड कैन रिट्रीट इफ ओवरवेलम। और अगर वह ओवरवेलम हो गया तो हम क्या करेंगे, स्पेस दे पाए, क्वाइट स्पेस जहां काम हो सके वो, है ना, काम डाउन हो सके बच्चा अपने उस चैलेंजिंग बिहेवियर से। एंड देन रूटीन डेवलप करेंगे, पेरेंट्स के साथ इन्वॉल्व होके, दूसरे कोलैबोरेट करके, दूसरे प्रोफेशनल्स के साथ मिलके हम एक कंसिस्टेंट रूटीन डेवलप करेंगे बच्चे के लिए। तो जो क्यों, बिकॉज चिल्ड्रन विद ऑटिज्म क्या करते हैं, ऑफन रिलाई ऑन रूटीन्स टू नेविगेट देयर डेली लाइफ्स। अगर रूटीन नहीं बनेंगे तो नेविगेट करने में प्रॉब्लम्स होती हैं बच्चों को, एसडी वाले बच्चों को। तो ये बहुत ज्यादा स्टिक टू द रूटीन्स होते हैं। और अगर रूटीन हम इनके साथ मिल के बनाते हैं, पेरेंट के साथ मिलके, बच्चे के साथ मिलके, तो बहुत अच्छे सक्सेस रेट होते हैं आगे के डेली फंक्शनिंग्स में। तो कंसिस्टेंट और प्रेडिक्टेबल स्केड्यूल can reduce anxiety and the likelihood of disruptive behavior। तो फर्स्ट यहाँ पर क्या हो रहा है, हम उन्हीं चीजों पे काम कर रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं इन्वायरमेंट को, रूटीन डेवलप कर रहे हैं, तो एंग्जाइटी रिड्यूस होगा कि भाई उसको पता होना चाहिए कि हम क्या, अब क्या होगा, ये कल क्या होने वाला होगा, है ना, परसों क्या होगा। तो एक टाइम टेबल रहेगा तो एंग्जाइटी नहीं बढ़ेंगी, ज्यादा रिड्यूस होगा। और इसके कारण डिसरप्टिव बिहेवियर्स जो होंगे ऑटोमेटिक रिड्यूस हो जाएंगे। तो इसके लिए आपको बनाने होंगे क्या, विजुअल स्केड्यूल्स, ताकि आप जहां पर भी बच्चा हो, क्लासरूम में, घर में या वर्क कंडीशंस में, वहां विजुअल्स, क्योंकि विजुअल लर्नर होते हैं एंड ऑडिटरी लर्नर भी होते हैं, तो विजुअल स्केड्यूल्स हम बनाएंगे ताकि बच्चे अच्छे से समझ सकें डेली रूटीन्स को, है ना। आप कलरफुल बना सकते हैं या फिर उनको जो भी जिस तरीके से उनके विजुअल लर्नर हैं, जिस टाइप के विजुअल लर्नर हैं, वैसा उस बेस पे हमको यूज करना पड़ेगा रूटीन्स डेवलप करने के लिए, और रूटीन का कैलेंडर्स बनाने के लिए, डायरी मेंटेन करने के लिए। नाउ नेक्स्ट इज पॉजिटिव बिहेवियर सपोर्ट सर्विस। तो हम क्या करेंगे, जो एफबीए जो करेंगे यानी फंक्शनल बिहेवियर असेसमेंट, उसके बेसिस पे एक सपोर्ट प्लान तैयार करना होगा, और वो प्लान में इंक्लूड होगा स्ट्रेटजीज जो हम टीच करेंगे, और री अल्टरनेटिव बिहेवियर्स, यानी जो अल्टरनेटिव बिहेवियर्स भी साथ में, रिड्यूस बिहेवियर्स तो करेंगे, ये रिड्यूस जो भी चैलेंजिंग बिहेवियर्स है उनको रिड्यूस करने का प्रयास करेंगे असेसमेंट के बेस पे, और अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस के टेक्निक्स एंड स्ट्रेटजीज को फॉलो करते हुए। अब क्या करेंगे, साथ ही साथ हम करेंगे उनको ऐसे व्यवहार सिखाएंगे, अल्टरनेटिव बिहेवियर्स, है ना, सिखाएंगे और उनको रीइंफोर्स करेंगे। तो रीइंफोर्स करना जरूरी है, और साथ ही साथ क्या, पॉजिटिव बिहेवियर के साथ, that meet the same needs as the challenging behaviors in more acceptable way। यानी जो चैलेंजिंग बिहेवियर्स हैं, हो सकता है बच्चा कर रहा हो किसी रीजन के कारण अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए, तो हम बच्चे को ऐसे अल्टरनेट बिहेवियर सिखाने का प्रयास करेंगे जो मोर एक्सेप्टेबल हो सोसाइटी में,
चाहे वो स्कूल कंडीशन में हो या होम कंडीशन में हो, एंड दिस विल बी बेस्ड ऑन आवर फंक्शनल बिहेवियर असेसमेंट. नाउ वी विल ट्राई टू गिव ट्रेनिंग ऑन कम्युनिकेशंस एंड यूज करेंगे पैक्स का एंड एएसी का, यानी अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन मेथड्स हम यूज करेंगे और उस ट्रेन करेंगे बच्चों बच्चों को, है ना. इवन साइन लैंग्वेजेस यूज करने के लिए पैक्स पिक्चर एक्सचेंज कम्युनिकेशन सिस्टम तैयार करेंगे और उस पूरा एक डेवलप करेंगे कम्युनिकेशन सिस्टम, और साथ ही साथ या एएसी है ना यूज करेंगे ऑगमेंटेटिव एंड अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन डिवाइसेस, ताकि बच्चे को हेल्प मिले एक्सप्रेस करने के लिए, अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए, अपनी नीड्स जो उसको नीड्स हो तो उसके एक्सप्रेस कर सके. और एक्सप्रेस कर पाएगा तो क्या होगा, ऑटोमेटिक रिड्यूस होगा फ्रस्ट्रेशन, जो चैलेंजिंग बिहेवियर होंगे वो रिड्यूस होंगे और हम लोग वर्क कर पाएंगे बच्चे के साथ ज्यादा मोर प्रोडक्टिव वे में. तो this will enhance the child's ability to communicate needs, wants and emotions effectively, whether through speech, sign language or communication devices. And it will reduce incidents of challenging behavior. यानी बच्चे की एबिलिटी जो है कम्युनिकेट करने की जब स्ट्रेंथन होगी, बढ़ेगी, है ना, तो वो अपनी जो भी नीड्स होगी, जो भी उसकी चाहत होगी या इमोशंस होंगे उसको एक्सप्रेस कर पाएगा स्पीच के माध्यम से, साइन लैंग्वेज के माध्यम से या किसी डिवाइस के थ्रू से, कम्युनिकेशन डिवाइस, अल्टरनेटिव डिवाइस के थ्रू से. और इसके कारण से क्या होगा, रिड्यूस होंगे चैलेंजिंग बिहेवियर और साथ ही साथ वो इंसिडेंट्स जो चैलेंजिंग इंसिडेंट्स होंगे, फ्रस्ट्रेशंस रिड्यूस होगा, एंजाइटी रिड्यूस होगा, है ना, और बच्चा काम डाउन होगा और जो भी एक्टिविटीज हम करना चाह रहे हो, ट्रेनिंग रिलेटेड, टीचिंग रिलेटेड, थेरेपेटिक इंटरवेंशन रिलेटेड, वो बच्चा हम सहयोग करेगा, है ना, और कॉपरेट करेगा, सहयोग करेगा हमारे साथ और ज्यादा से ज्यादा जल्दी से जल्दी इस चीज में इंप्रूवमेंट आएगा उसके बिहेवियर्स में. नेक्स्ट इज सेंसरी इंटीग्रेशन स्ट्रेटेजीज. Many children with autism have sensory sensitivities. हमने पहले भी देखा था ना, सोशल इमोशनल एंड कम्युनिकेशन स्किल्स में इसको बहुत ध्यान रखने की जरूरत है. तो उसी तरीके से जब हम बिहेवियर मैनेजमेंट करते हैं, रिड्यूस करते हैं या अल्टरनेट बिहेवियर स्किल सिखाते हैं या इंक्रीज करते हैं किसी तरह के बिहेवियर्स को जो हमें चाहिए, तो हमें सेंसरी सेंसिटिविटीज भी देखना पड़ेगा, है ना, जिससे कि चैलेंजिंग बिहेवियर्स जो है अच्छे से प्रॉपरली मैनेज हो सके. अगर सेंसरी सेंसिटिविटीज का ख्याल नहीं रखेंगे तो वो मैनेज होने में दिक्कत आएगा, रिड्यूस नहीं हो पाएगा, उतनी स्पीडी नहीं हो पाएंगे. तो हमें इनकॉर्पोरेट करना है सेंसरी फ्रेंडली एक्टिविटीज एंड इन्वायरमेंट देना है जो सेंसरी फ्रेंडली इन्वायरमेंट हो और बच्चे की सेंसरी नीड्स को फुलफिल करता हो. ओके, अब हेयर सोशल स्किल्स ट्रेनिंग, जो हम कहते हैं बिहेवियर मैनेजमेंट में हम सोशल स्किल्स ट्रेनिंग भी दे सकते हैं. तो जब हम इंप्लीमेंट करेंगे स्ट्रक्चर्ड सोशल स्किल्स ट्रेनिंग तो ऑटोमेटिक रिड्यूस होगा सोशल मिसअंडरस्टैंडिंग, है ना, और जो अनवांटेड चैलेंजिंग बिहेवियर्स हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, वो रिड्यूस होंगे. तो हम जब सोशल स्किल्स ट्रेनिंग के लिए जब रोल प्ले करेंगे, सोशल स्टोरी बेस्ड हम टीचिंग करेंगे, ग्रुप थेरेपी सेशंस देंगे, तो ये बेनिफिशियल होगा बच्चे के लिए और एप्रोप्रिएट सोशल बिहेवियर्स बच्चा सीखेगा. So this is very important. स्ट्रक्चर्ड सोशल स्किल्स ट्रेनिंग जब हम इन्वायरमेंट उस तरह का देंगे, मॉडिफाई करेंगे, है ना, और उस तरह के इन्वायरमेंट देंगे तो बहुत अच्छे से सोशल स्किल्स ट्रेनिंग हो पाएगी. रोल प्ले के बेस पे सोशल स्टोरी एंड ग्रुप थेरेपी सेशंस या इवन 101 भी करना होगा तब भी. ओके, नेक्स्ट इज, दिस इज ऑल्सो ऑल द पॉइंट्स जो यहाँ मेंशन किए जा रहे हैं,
हर एक पॉइंट ऐसा नहीं कि नेक्स्ट में मेंशन कर रहे हैं मतलब ये लेस इंपॉर्टेंट है, ऑल द पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, साइमल्टेनियसली चलना पड़ेगा बहुत सारे चीज, है ना। इवन सोशल हम इंतजार नहीं करेंगे, रिड्यूसिंग बिहेवियर तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही है, लेकिन सोशल उस साथ ही साथ सोशल इमोशनल एंड कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप करना बहुत जरूरी है। यानी अगर हम वो डेवलप नहीं करेंगे तो बिहेवियर्स रिड्यूस करने में परेशानी होगी, और अगर रिड्यूसिंग बिहेवियर नहीं करेंगे, अल्टरनेटिव बिहेवियर स्किल्स टीच नहीं करेंगे, तो वहाँ सोशल इमोशनल एंड कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप करने में ये होगी। और साथ ही साथ सेंसरी प्रोसेसिंग एंड इंटीग्रेशन स्किल्स भी हमको चलना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या है, सेल्फ रेगुलेशन नाउ नेक्स्ट इज अंडर द बिहेवियर मैनेजमेंट। क्या करेंगे, टीच करेंगे, ट्रेन करेंगे सेल्फ रेगुलेशन, है ना, स्ट्रेटेजीज। तो बच्चे को ये सिखाएं कैसे सेल्फ रेगुलेट करें अपने आप को, कैसे मैनेज करके रखना है किसी भी तरह की सिचुएशंस में। तो हेल्प करना है बच्चों को कि सीखने में कि कोप कैसे करते हैं स्ट्रेस के साथ, किसी भी तरह का स्ट्रेस हो, इमोशंस हो तो उसको मैनेज कैसे करें। टेक्निक्स हमको सिखाने पड़ेंगे बच्चे को कि किस तरह की सिचुएशंस किसी तरह की आए तो क्या करना है। जैसे फॉर एग्जांपल्स के लिए डीप ब्रीदिंग टेक्निक्स सिखाना पड़ेगा, काउंटिंग, बैकवर्ड काउंटिंग सिखा सकते हैं, बहुत सारे के लिए फॉरवर्ड काउंटिंग यूज कर सकते हैं, स्ट्रेस एंड इमोशंस को मैनेज करने के लिए स्ट्रेस बॉल हम यूज करवा सकते हैं बच्चे से, है ना। So teaching these skills can empower the child to take control of their reactions in stressful situation। यानी ये जो स्किल्स सिखाएंगे सेल्फ रेगुलेशन करने के, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, और इसको खुद से करने के लिए इंडिपेंडेंट होना चाहिए ताकि वो कंट्रोल कर सके अपने चैलेंजिंग बिहेवियर्स को, स्ट्रेसफुल सिचुएशंस को कंट्रोल कर सके। कोलैबोरेशन विद प्रोफेशनल्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मैं हम लोग हर एरिया में जितने भी हम बात करेंगे वहां पर कोलैबोरेट करने की जरूरत है, और बिहेवियर मैनेजमेंट जब हम करते हैं, है ना, तो कोलैबोरेट तो करने की जरूरत है, क्योंकि केवल थेरेपेटिक सेशंस में करने से फायदा नहीं होगा, कोलैबोरेट विद प्रोफेशनल फैमिली करना ही पड़ेगा। क्योंकि जो जितने भी प्रोफेशनल्स हैं, जो स्पेशलाइजेशंस हैं जिनकी ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर्स में, चाहे वो डेवलपमेंटल थेरेपिस्ट हो, स्पीच लैंग्वेज थेरेपिस्ट हो, बिहेवियरल थेरेपिस्ट हो, स्पेशल एजुकेटर हो, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हो, इन सबको एक साथ मिलके काम करना पड़ेगा, है ना, सो दैट दीज एक्सपर्ट्स कैन प्रोवाइड टेलर्ड स्ट्रेटजीज एंड इंटरवेंशंस दैट एड्रेस द चाइल्ड स्पेसिफिक नीड्स। तो जितनी भी स्पेसिफिक नीड्स है उसको इनकॉर्पोरेट कर पाएंगे, इस सभी प्रोफेशनल्स के जो इनपुट्स मिलेंगे उससे हम एक स्ट्रक्चर्ड इन्वायरमेंट दे पाएंगे, एक स्ट्रेटजीज बना पाएंगे, इंटरवेंशन प्रॉपर कर पाएंगे। देन दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, हम लोग मेंशन कर रहे हैं इसको सबसे लास्ट में, बट दिस इज, ये नहीं कह सकते कि भाई ये बहुत लीस्ट बॉदर्ड है। मेडिकेशन, कई सारे केसेस में तो मेडिकेशंस इंपॉर्टेंट पार्ट होता है बिहेवियर मैनेजमेंट करने में, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं दे सकते हैं मेडिकेशन। मेडिकेशन ओनली हम देंगे जब बहुत नेसेसरी होता है, और वो भी जब डिस्कशन करके और कोलैबोरेशन विद प्रोफेशनल, एक्सपर्ट एडवाइस लेके, और ये उन्हीं के द्वारा किया जाना चाहिए जो बेस्ट हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हों, जो इन बच्चों के साथ एक्सपीरियंस हो काम करने के लिए, है ना, जो मेडिकल हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं। तो ये बहुत जरूरी है। तो बहुत सारे बिहेवियर्स होते हैं जो कि मैनेज करने के लिए बहुत सीवियर इश्यूज होती है, या रेस्पॉन्स थेरेपी के साथ रेस्पॉन्स नहीं हो रहा है, तो उसके लिए साइड बाय साइड या पहले ये दिए जा सकते हैं इंटरवेंशन से पहले, कि इंटरवेंशन जो प्रोसेस चल रहा हो थेरेपेटिक इंटरवेंशन, तो उसमें रेस्पॉन्स करे बच्चा, है ना। तो ये बहुत हो सकता है, कुछ कंडीशंस हो सकते हैं जैसे जो हम लोग नीचे मेंशन कर रहे हैं, उस केस में हमें मेडिकेशंस की आवश्यकता पड़ सकती है बच्चे के लिए। तो अगेन एक बेस्ट मेडिकल हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स जो जिसका एक्सपीरियंस हो वो इसमें दे सकते, यूज कर सकते हैं मेडिकेशंस उनके गाइड अंडर गाइडेंस में, सुपरविजन में।
तो इरिटेबिलिटी होती है ना, इरिटेशंस होती है, इरिटेबिलिटी होती है, बिहेवियर ये होते हैं जिसमें कभी कभी देना जरूरी होता है। जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स होते हैं वे डिसाइड करते हैं। एग्रेशंस में रिपीटेटिव बिहेवियर्स, हाइपर एक्टिविटी, अटेंशन के लिए, एंजाइटी हो रही हो बहुत ज़्यादा, डिप्रेशंस हो रहे हो, तो इन सब चीज के लिए हमें करना जरूरी है। And now the very important means this is also important, and nowadays everyone knows that sensory processing and integration, this is very important, and one best expert in the field of sensory processing and integration जो है वो डेवलप एक अच्छे से डेवलप प्लान करके एंड मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच में इसको यूज जब हम करेंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, है ना। क्योंकि ऑटिज्म के बच्चों के साथ में बहुत बड़ी समस्या यही होती है कि सेंसरी प्रोसेस नहीं कर पाते हैं एंड इंटीग्रेशन नहीं कर पाते हैं, सेंसरी इंटीग्रेशन। तो सेंसेस का प्रोसेसिंग करना भी इंपॉर्टेंट है और इंटीग्रेट करके उसको अपने लिए यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स बिगिन विथ आवर दिस टॉपिक, हाउ टू डेवलप सेंसरी प्रोसेसिंग स्किल्स एंड सेंसरी इंटीग्रेशंस। जैसा कि हमने पहले बताया था, डेवलपिंग सेंसरी प्रोसेसिंग एंड इंटीग्रेशन स्किल्स इन चिल्ड्रन विद ऑटिज्म इन्वॉल्व्स अ होलिस्टिक अप्रोच, यानी मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच दैट एड्रेस देयर सेंसरी नीड्स। सेंसरी नीड्स को फुलफिल करने के लिए हमें सेंसरी प्रोसेसिंग एंड इंटीग्रेशन स्किल्स डेवलप करना चाहिए, प्लान आउट करना चाहिए, जिससे कि हेल्प मिले रेगुलेट करने के लिए उनके सेंसरी इंफॉर्मेशन को, है ना, एंड उनको समझ आएगा कि हाँ भाई क्या चीज करना चाहिए। तो सेंस, जितने भी हमारे सेंसेस हैं बेसिकली 5 हैं और उसके अलावा भी और होते हैं। तो बेसिक जो सेंसेस हैं VAKT मॉडल पे हम लोग चलते हैं, विजुअल, ऑडिटरी, काइनेस्थेटिक, टच एंड टेस्ट। तो सबसे फर्स्ट सेंसरी असेसमेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप सेंसरी प्रोसेसिंग एंड इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो तुक्के में तो नहीं कर सकते, हर चीज के लिए असेसमेंट। जितने भी एरियाज हैं अभी तक हमने डिस्कस किए सबके असेसमेंट्स होंगे, तो वैसे ही सेंसरी असेसमेंट, दिस इज वेरी सेंसिटिव। तो हमें एक प्रॉपर असेसमेंट करना ही पड़ेगा, सेंसरी असेसमेंट, और कंप्रिहेंसिव होना चाहिए असेसमेंट। क्या करने के लिए? आइडेंटिफाई करने के लिए कि चाहे बच्चे के सेंसरी प्रेफरेंसेस क्या क्या है, सेंसिटिविटी क्या क्या है, और कौन कौन से एरियाज में डिफिकल्टीज है सेंसस में। देन फर्स्ट आफ्टर द असेसमेंट, जब हम इन चीजों को आइडेंटिफाई कर लेंगे, लिस्ट आउट कर लेंगे कंप्रिहेंसिव सेंसरी असेसमेंट के द्वारा, तो फर्स्ट इज सेंसरी फ्रेंडली इन्वायरमेंट देना बहुत जरूरी है। एक क्रिएट करना चाहिए सेंसरी फ्रेंडली इन्वायरमेंट, चाहे वो घर में हो या एजुकेशनल सेटिंग में हो या थेरेपेटिक सेटअप में हो। तो हमें, तो फॉर एग्जांपल कुछ जो है चुनिंदा चीजें हैं जो हमको मस्ट करना चाहिए, जैसे लाइटिंग, जहां पर भी बच्चे हैं घर में या स्कूल में या वर्क कंडीशन में, लाइटिंग को एडजस्ट करना चाहिए। नॉइज लेवल्स जितना का हो सके एडजस्ट एडेप्टिव लेवल पे होना चाहिए। सीटिंग अरेंजमेंट्स हमारे प्रॉपर होने चाहिए बच्चों के हिसाब से, एसडी वाले बच्चों के हिसाब से। एंड सेंसरी मटेरियल, जो इक्विपमेंट्स यूज करेंगे, मटेरियल्स यूज करेंगे, वो कंफर्ट होने चाहिए उनके, है ना, नीड बेसिस पे, ताकि वे इंगेज कर सकें बच्चों को उनके थेरेपेटिक इन्वायरमेंट में या इंटरवेंशन प्रोसेस में और डे टू डे लाइफ में। ओके, सो इनके लिए हम क्या यूज करेंगे? सेंसरी प्रोसेसिंग एंड इंटीग्रेशन स्ट्रक्चर्ड एक्टिविटीज तैयार करेंगे, है ना, जिससे कि हम एक्सपीरियंसेस दे सकें बच्चों को, एसडी वाले बच्चों को ज्यादा से ज्यादा अच्छे से अच्छा स्ट्रक्चर्ड इन्वायरमेंट, क्योंकि एसडी के बच्चे स्ट्रक्चर्ड इन्वायरमेंट में ज्यादा सीखते हैं। तो इनकी सेंसरी असेसमेंट करने के बाद, सेंसिटिविटी को देखने के बाद स्ट्रक्चर्ड एक्टिविटीज तैयार करना पड़ेगा, और ये एक्टिविटीज के थ्रू से ही हम इनको बहुत सारे स्किल्स को टीच करेंगे, ट्रेन करेंगे। तो इससे क्या होगा,
प्रोसेस होगा, बच्चे के अंदर प्रोसेस होगा और इंटीग्रेट होगा सेंसरी इंफॉर्मेशन मोर इफेक्टिवली, है ना। तो सेंसेस का कोऑर्डिनेशन कर पाएगा बच्चा। इनकरेज करेंगे हम रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी करें, मूवमेंट ब्रेक्स मिले उनको थ्रू आउट द डे, यानी फिजिकल एक्टिविटी भी मस्ट है और साथ ही साथ मूवमेंट ब्रेक हो, यानी हर बच्चे के हिसाब से हो सकता है, किसी बच्चे को 15 मिनट्स में, हो सकता है किसी बच्चे को 20 मिनट्स में, किसी को 30 मिनट्स में एक ब्रेक की आवश्यकता हो, किसी को 40 मिनट्स में। तो बेसिकली 20-25 मिनट्स पे एक ब्रेक होना जरूरी है 30 मिनट्स में इन जनरल। फिर सेंस जो हम सोशल स्किल ट्रेनिंग की बात कर रहे थे वो सेंसरी बेस्ड हो तो वो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि इससे क्या होगा, हमारी सेंसरी प्रोसेसिंग होगी और सेंसरी इंटीग्रेशन हो पाएगा। तो साथ साथ में हम सोशल स्किल्स ट्रेनिंग भी कर रहे हैं, सोशल इमोशनल कम्युनिकेशन स्किल्स भी कर रहे हैं, बिहेवियर रिड्यूस कर रहे हैं बिहेवियर, और साथ ही साथ सेंसरी प्रोसेसिंग एंड इंटीग्रेशन स्किल्स भी डेवलप कर रहे हैं बच्चे के अंदर, ये सब करके। तो ये एक हॉलिस्टिक अप्रोच में होगा तो बहुत, तो इसके थ्रू रोल प्लेइंग भी की जा सकती है सेंसरी बेस्ड सोशल स्किल्स ट्रेनिंग के द्वारा, ग्रुप एक्टिविटीज, पीयर मॉडलिंग, है ना, 101 भी, और बहुत इफेक्टिव होते हैं ये स्ट्रेटजीज सेंसरी बेस्ड। नेक्स्ट इज रेगुलरली मॉनिटर द चाइल्ड्स प्रोग्रेस। जो भी प्रोग्रेस हो रहा है उसको रेगुलरली मॉनिटर करने की जरूरत है, और मॉनिटर करेंगे तो हमें पता चल पाएगा कि कहाँ पर एडजस्टमेंट की आवश्यकता है स्ट्रेटजीज के साथ, जो सेंसरी बेस्ड स्ट्रेटजीज होंगी, इंटरवेंशंस होंगी, क्योंकि तभी हमको पता चल पाएगा कि किस चीज पे एक्सेप्ट कर रहा है बच्चा, कौन से सेंसरी एक्टिविटीज को एक्सेप्ट कर रहा है, कौन से कितना लेवल पे है, कितना नहीं कर पा रहा है। तो किसी को इंक्रीज करना होगा, किसी को डिक्रीज करना होगा स्ट्रेटजीज को, टेक्निक्स को, है ना। तो दिस इज ऑल ऑन नीड बेस्ड, है ना, जैसा बच्चे का चल रहा होगा मॉनिटर करते रहना पड़ेगा, ताकि हम उसकी एक सेंसरी प्रोफाइल्स हम तैयार कर पाए, है ना। और ये जो तैयार होगी पहले से, उसके बेस पे जो भी गोल्स होगी उसके बेस पे हम रेगुलरली मॉनिटर करेंगे, ताकि बढ़िया से बढ़िया बच्चे का प्रोग्रेस हो पाए। फिर बहुत जरूरी है सेंसरी डाइट, एक डेवलप करना होगा सेंसरी डाइट बच्चे के नीड बेस्ड, है ना। तो ये इंक्लूडिंग सेंसरी एक्टिविटीज भी करेंगे और डेवलप करना होता है, डाइटिशियंस की आवश्यकता होगी बहुत, एक, ताकि हम एक टेलर कर सकें सेंसरी डाइट। बहुत सारे लोगों की ये पेरेंट्स की शिकायत होती है कि बच्चे खाते नहीं है, है ना, या पीते नहीं है ठीक से, जो भी चीज देते हैं, दूध हो गया, जूस हो गया, सब चीज। तो बहुत जरूरी है कि सेंसरी बेस्ड हो सारे चीजें इनकी। Then educate parents and caregivers. Here also in the sensory skill training या सेंसरी प्रोसेसिंग एंड इंटीग्रेशन ट्रेनिंग में भी हमें एजुकेट करने की जरूरत है पेरेंट्स को एंड केयर गिवर्स को, जो उसके साथ मोस्ट ऑफ द टाइम रहते हैं, ताकि अच्छे से वे भी कर पाए घर में और प्लान के साथ जो प्रोग्राम है उसको फॉलो कर सकें। तो इससे क्या होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा एक्सेप्टेंस आएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगा जब वे भी रिकॉग्नाइज करेंगे सेंसिटिविटी को और सपोर्ट करेंगे, है ना, बच्चे की सेंसरी नीड्स को सपोर्ट करेंगे और इम्प्लीमेंट करेंगे स्ट्रेटजीज को घर में भी। तो इससे बहुत एक सक्सेसफुल प्रोग्राम इम्प्लीमेंट हो पाएगा। Now, the point next is build on strength and interest. This is really very interesting, okay? Because हम क्या करते हैं, बिल्ड ऑन जो भी करते हैं वो किसी और चीज में स्ट्रेंथ और इंटरेस्ट को नजरअंदाज कर देते हैं। मगर जब भी हम बिल्ड ऑन करते हैं, बिल्ड ऑन मीन्स लाइक बिल्डिंग बनाना, इससे शब्द आया बिल्ड ऑन करना, यानी कुछ भी स्किल डेवलपमेंट कर रहे हैं उसमें हमारी जो मजबूती है, हमारे जो इंटरेस्ट है उस पे बेस्ड होना चाहिए, है ना। स्किल ट्रेनिंग या किसी भी तरह की जो एरियाज में सोशल
हो या इमोशंस हो या कम्युनिकेशन स्किल्स हो या किसी भी तरह की एक्टिविटीज वो कर रहे हैं, वो बिल्ड ऑन करेंगे कि इसमें स्ट्रेंथ्स एंड इंटरेस्ट बेस्ड। तो सबसे पहले जब हम स्ट्रेंथ एंड इंटरेस्ट बेस्ड में काम करेंगे तो बहुत जरूरी है कि हमें आइडेंटिफाई करना एंड एक्नॉलेज करना, यानी पहचानना और उसको समझना कि भाई ये स्ट्रेंथ है बच्चे की, ये टैलेंट है, ये इंटरेस्ट है। आजकल वैसे भी हम लोग अगर ऑटिज्म या सीडब्ल्यूएसन बच्चे या नॉन सीडब्ल्यूएसन बच्चे पे जाए, है ना, नॉन डिसेबल्ड में जाए, नॉन डिसेबिलिटीज वाले बच्चे में जाएं, तो आप देखेंगे हम लोग क्या कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं ना स्ट्रेंथ एंड इंटरेस्ट के ऊपर। बच्चा क्रिकेट खेल रहा है, फुटबॉल खेल रहा है, हॉकी खेल रहा है, बैडमिंटन खेल रहा है, म्यूजिक में इंटरेस्टेड है या किसी स्पेसिफिक स्किल्स ओरिएंटेड में टैलेंट्स है, इंटरेस्ट है, तो उस पे उनको हम बढ़ावा देते हैं। तो फिर हम क्यों नहीं इनको बढ़ावा दें। तो अब जब हम कर रहे हैं, जब इंटरवेंशंस कर रहे हैं, तो हमें इंटरवेंशंस में ध्यान देना चाहिए कि उसकी स्ट्रेंथ और इंटरेस्ट क्या है, उसी बेस्ड पे हमको आगे लाइन अप करना होगा, अलाइन करना होगा। स्ट्रेंथ बेस्ड अप्रोच है ना, जो भी हम करेंगे, ठीक है, जो भी हम करेंगे तो हम क्या करते हैं, ज्यादातर हम डेफिसिट्स देखते हैं कि बच्चे में क्या कमियां हैं और उस पे फोकस करके हम गोल सेटिंग करते हैं, टारगेट्स करते हैं, क्या कमजोरी है, वीकनेस है, ये देखने का प्रयास करते हैं। तो ऐसा नहीं, हमें क्या करना है, अडॉप्ट करना है स्ट्रेंथ बेस्ड अप्रोच, जिसके कारण कि बच्चे में जो स्ट्रेंथ है उस पे हम बिल्डअप करें और आगे की तरफ बढ़े। तो जब भी गोल सेटिंग्स जो करते हैं उसमें साफ साफ झलकना चाहिए, आपके गोल सेटिंग से ही पता चल जाएगा कि हाँ, ये जो है चाइल्ड्स के स्ट्रेंथ बेस्ड हम काम कर रहे हैं, है ना, जो स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ बेस्ड अप्रोच है, उस पे हम काम कर रहे हैं। जो भी हमारी प्लानिंग है, चाहे वो एजुकेशनल प्लान हो या थेरेपेटिक इंटरवेंशन प्रोग्राम हो, वो स्ट्रेंथ बेस्ड पे अलाइन करना चाहिए, है ना। तो उसी तरीके से हम एक्टिविटीज, इंटरेस्ट बेस्ड लर्निंग जब हम करेंगे, जो भी स्ट्रक्चर हम बनाएंगे वो भी इंटरेस्ट बेस्ड पे होना चाहिए, स्ट्रेंथ पे होना चाहिए, है ना। तो पहले हमने देखा स्ट्रेंथ पे काम किया, अब इंटरेस्ट पे, है ना। तो जो इंटरेस्ट है उसी पे हमारी बेस्ड होगी लर्निंग एक्टिविटीज एंड करिकुलम बच्चे की। क्योंकि बच्चे जो है ऑटिज्म के सब अलग अलग लर्निंग कैपेसिटीज होती है, यूनिक होते हैं, उनके वेरिएशंस होती है ना ऑटिज्म, ऑटिज्म में पूरे इसीलिए स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर कहा जाता है। तो हम इंडिविजुअलाइज्ड अप्रोच का ख्याल रखेंगे जब करिकुलम बनाएंगे उन बच्चों से संबंधित। तो अब क्या करें, वो यूज देयर पैशन एज ए मोटिवेशनल टूल फॉर एंगेजमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट। जो इंटरेस्ट है, जो पैशन है, उसी को हम टूल की तरह करेंगे ताकि बच्चे को हम एंगेज कर पाए जो भी एक्टिविटीज है या जो भी स्किल डेवलपमेंट हम करना चाह रहे हैं, ताकि मोटिवेटेड रहे बच्चा। देन जब हम स्ट्रेंथ एंड इंटरेस्ट की बात करेंगे तो भाई जो ये बच्चे होते हैं ऑटिज्म के बच्चे, ये विजुअल लर्नर ज्यादा होते हैं, तो विजुअल सपोर्ट्स देने का एज मच एज पॉसिबल विजुअल सपोर्ट्स देंगे। तो किस तरह के देंगे, यूटिलाइज करेंगे हम विजुअल सपोर्ट्स का, जैसे विजुअल स्केड्यूल्स, विजुअल एड्स, विजुअल ऑर्गेनाइजर्स, है ना। तो हम एज मच एज पॉसिबल होगा विजुअल इंफॉर्मेशंस देंगे जो बेनिफिशियल होगा चिल्ड्रन विद ऑटिज्म के बच्चों, है ना। तो क्योंकि ये स्ट्रांग होते हैं, उनकी विजुअल प्रोसेसिंग एबिलिटीज देखा गया है, मोस्ट ऑफ द ऑटिज्म के जो बच्चे होते हैं, ये प्रोसेसिंग जो होती है, विजुअल इंफॉर्मेशन की प्रोसेसिंग अच्छे से करते हैं देख करके। देन स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम्स, है ना, जो स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम इनके लिए हम करेंगे, तैयार करेंगे जो, तो उसमें हम क्या करेंगे, जो भी थेरेपेटिक या एजुकेशनल अप्रोचेस होंगे उसमें हम अलाइन करेंगे, इस चीज को ध्यान में रखेंगे कि स्ट्रेंथ एंड इंटरेस्ट को हम उनके लर्निंग में, है ना, स्ट्रेंथ एंड उनके लर्निंग स्टाइल को हम ख्याल रखेंगे जब भी हम करेंगे। तो ये स्पेशलाइज्ड होगा, इंडिविजुअलाइज्ड होगा उस पर्टिकुलर बच्चे से, इसीलिए स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम कहलाता है, इंडिविजुअलाइज्ड प्रोग्राम कहलाता है। देन
जिस तरह से था लर्निंग एक्टिविटी, उसी तरह स्ट्रेंथ बेस्ड एक्टिविटीज होगा। तो स्ट्रेंथ बेस्ड एक्टिविटीज हम किन किन क्षेत्रों में, जनरली इन बच्चों की जो स्ट्रेंथ होती है उसमें हम क्या करेंगे, वो बेस्ड करेंगे। तो हो सकता है आर्ट के क्षेत्र में हो, क्रिएटिविटी, है ना, वर्कशॉप्स बेस्ड हम कर सकते हैं एक्टिविटीज, या स्टेम एक्टिविटीज कर सकते हैं, साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड मैथ रिलेटेड एक्टिविटीज, जिस पे उनकी पकड़ ज़्यादा अच्छी होती है, अंडरस्टैंडिंग होती है। एंड नेचर एक्सप्लोरेशंस कर सकते हैं एक्टिविटी बेस्ड, म्यूजिक एंड मूवमेंट सेशंस में हम कर सकते हैं, और स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एक्टिविटीज में हम इन्वॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें ये लाइक करते हैं, स्पोर्ट्स रिलेटेड फिजिकल एक्टिविटीज में जब हम उसको करें, कन्वर्ट करके किसी एक्टिविटी को करते हैं, और म्यूजिक एंड साथ में मूवमेंट के साथ करते हैं। तो देन पीयर मेंटरिंग एंड कोलैबोरेशंस, तो हमें क्या करना है, फैसिलिटेट करना है पीयर मेंटरिंग एंड कोलैबोरेशन अपॉर्चुनिटीज के लिए। हम एज मच एज पॉसिबल करेंगे कि पीयर लर्निंग एक्टिविटीज ज्यादा हो, कोलैबोरेशंस हो, और इन कोशिश करेंगे धीरे धीरे इंक्लूजन की तरफ लेके जाएंगे, जहां पर सभी वेराइटी, कोशिश करेंगे कि उन्हीं बच्चों के साथ जो उनको अंडरस्टैंड कर सकें स्टार्टिंग में, है ना। तो एकदम से फ्री दूसरे बच्चों के साथ नहीं करेंगे, जो अंडरस्टैंड करते हो इन बच्चे को, जो इनकी नीड्स को समझते हो, इनके इमोशंस को समझते हो, इनकी सेंसरी सेंसिटिविटी को समझते हो, उन बच्चों के साथ वो ऐसे ग्रुप में इनको कोलैबोरेट करवाएंगे, है ना। तो क्या होगा, जो बच्चे इनको समझते हैं, रेस्पेक्ट देते हैं, इनकी स्ट्रेंथ को समझते हैं, तो वो लर्निंग उनसे इवॉल्व होगी, है ना, इनहैंस होगी। Now, the last one is developing life skills and executive function skills. Here, the life skills means जीवन से संबंधित कौशल जो बहुत जरूरी होते हैं, और साथ ही साथ एग्जीक्यूटिव फंक्शन स्किल्स, यानी हम एग्जीक्यूट कैसे करें, वो वाली स्किल्स आनी चाहिए। तो इससे रिलेटेड अब हम बात करेंगे। तो फर्स्ट थिंग इज, हम जब भी करें तो ब्रेक टास्क इनटू मैनेजेबल स्टेप्स, स्मॉल स्मॉल स्टेप्स, जो टास्क एनालिसिस करते हैं हम, टीच चिल्ड्रन टू ब्रेक डाउन टास्क एंड एक्टिविटीज इनटू स्मॉलर मैनेजेबल स्टेप्स। फिर वही बात है कि विजुअल स्केड्यूल्स उनको प्रोवाइड करेंगे, चेकलिस्ट देंगे, टास्क ऑर्गेनाइजर्स देंगे, तो जिससे कि प्लान टू है वो प्लान कर सके, है ना, ऑर्गेनाइज कर सके अपने रूटीन को, एंड फॉलो थ्रू विथ टास्क इंडिपेंडेंटली कर सके। तो ये चीजें हम फैसिलिटेट करेंगे, तो उनकी लाइफ स्किल्स अच्छी होगी, और एग्जीक्यूटिव फंक्शन स्किल्स सीख पाएंगे और इंप्लीमेंट कर पाएंगे। देन टाइम मैनेजमेंट, वी हैव टू टीच देम टाइम मैनेजमेंट स्किल्स, जैसे एस्टिमेटिंग टाइम, भाई अंदाजा लगाना कि इस समय क्या समय हो सकता है। मान लीजिए 11 बज रहा है, तो बोल सकता है बच्चा 11:30 हो रहा है, या एक नियर अबाउट हमको बताएगा, है ना, कि भाई 10:30 के आसपास हो रहा है। तो जैसे हम लोग एक अंदाजा लगाते हैं कि ये टाइम हो रहा होगा। फिर प्रायोरिटाइजिंग टास्क, कौन सी प्रायोरिटी होनी होगी मेरी, है ना, ये चीजें हम सिखाएंगे। सेटिंग गोल्स, अपने गोल्स को सेट कर सके ताकि बढ़ सके उस क्षेत्र में। एंड यूजिंग टाइमर्स, अपने टाइमर्स का ध्यान रखेंगे, तो टाइमर्स या अलार्म रखेंगे, जिससे कि हुए समय रहते अपना काम कर सकें, है ना। प्रैक्टिस टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज थ्रू डेली रूटीन्स एंड एक्टिविटीज, तो प्रैक्टिस करवाना पड़ेगा इन बच्चों को थ्रू डेली रूटीन में, है ना, टाइम मैनेजमेंट तक कर सकें और एक्टिविटीज को समय रहते फिनिश कर सकें। देन ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स, तो ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स वी हैव टू टीच देम, जैसे मेंटेनिंग ए टाइडी वर्क स्पेस, है ना, tidy works, organizing belongings, using labels and storage systems, तो नीट एंड क्लीन कैसे करें, ऑर्गेनाइज कैसे करें अपने एरिया को, या अपने रूम को, या अपने क्लासरूम को, या अपने कॉर्नर को, है ना। डेवलपिंग रूटीन्स फॉर डेली टास्क, अपना रूटीन को डेवलप कर सकें, जो फोल्डर्स हो गए उसमें वो यूज करेंगे, और
डेवलप कर सकते हैं अपने रूटीन वर्क, या मेंटेन कर सकते हैं उसको कि भाई अभी मुझे क्या करना है या आज मेरा क्या स्केड्यूल्स है। वे सुबह सुबह जैसे हम लोग डायरी वगैरह नोट डाउन करते हैं, क्यों करने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए। और एवरीडे हम डायरी देखते हैं कि भाई ये आज डेट में आज हमें क्या क्या प्लान आउट कर रखा है। तो वैसे ही उनको भी सिखाना होगा इस तरीके से कि रूटीन कौन कल क्या करना है वो आज हम प्लान आउट कर लें, और फिर कल सुबह सुबह उसको देखने की आदत हो। तो प्रोवाइड करेंगे ऑर्गेनाइजेशनल टूल्स एंड सपोर्ट एज नीडेड। जो जो चीज़ें उनको ज़रूरत है, कैलेंडर ज़रूरत है, ऑर्गेनाइजर ज़रूरत है ना, और हाइलाइटर की ज़रूरत है, और फोल्डर बनाने के लिए जो मटेरियल्स चाहिए वो सब चीज़ें। देन प्लानिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो प्लानिंग करें और प्रॉब्लम कुछ आए एक्टिविटीज में या ऑन गोइंग डेली रूटीन में तो खुद सॉल्व कर सके। तो ये सब चीज सिखानी जरूरी है। वी हैव टू टीच देम हाउ टू प्लान अहेड, पहले ही कैसे प्लान अहेड कर, एंटिसिपेट चैलेंजेस। भाई कोई मुश्किल आने वाली है तो उसको पहले से एंटिसिपेट करके, या इस तरह की सिचुएशन आए तो हम क्या करें उस सिचुएशन में। ये सब चीज ट्रेनिंग के द्वारा उनको सिखाने का और उनको लर्न कराना पड़ेगा, उनकी आदत में डालना पड़ेगा। एंड प्रॉब्लम सॉल्व इफेक्टिवली, ताकि प्रॉब्लम को सॉल्व करें इफेक्टिवली। इनकरेज करेंगे तो उनको टू थिंक थ्रू सॉल्यूशंस, है ना, कैसे सॉल्यूशंस करें किस तरह की सिचुएशंस आने पर, और अल्टरनेटिव्स क्या कंसीडर कर सकते हैं, ताकि फ्लेक्सिबिलिटी आए उनके लाइफ में, है ना, रिजिडिटी नहीं आए कि यही करेंगे ये हो गया। और उनके बिहेवियर में वो एक स्मूथनेस आएगा, और उसके कारण उनके स्ट्रेस कम होगा। एंड एडजस्ट प्लान्स एज नीडेड। तो एडजस्ट करने का प्लान अगर थोड़ी बहुत चेंजेस आ रहे हैं तो यूज रियल लाइफ सिनेरियोज एंड रोल प्लेइंग टू प्रैक्टिस प्लानिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। तो रियल लाइफ सिनेरियोज वैसा डेवलप करने का प्रयास करेंगे और रोल प्लेइंग करेंगे, ताकि प्लानिंग कर सकें, और प्रॉब्लम किसी तरह की कोई सिचुएशंस हो गई तो उसमें क्या कर सकते हैं, किस तरह की। तो ये चीजें एजुकेटर एंड थेरेपिस्ट एंड टीचर और पेरेंट्स मिलके इस चीज को सिचुएशनल बेस्ड हम वर्कआउट कर सकते हैं, और उनको प्लानिंग सिखा सकते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग सिचुएशंस देके हम उसको रियल लाइफ सिचुएशन के लिए एग्जीक्यूटिव फंक्शन स्किल्स के करने के लायक उनको ट्रेन कर सकते हैं। देन सेल्फ रेगुलेशन, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। हम उनको टीच करेंगे सेल्फ रेगुलेशन स्ट्रेटजीज, ताकि वे अपने इमोशंस को मैनेज कर सकें, स्ट्रेस को कोप अप कर सकें, है ना, और फोकस्ड रहें अपने चीजों को लेके, अपने एक्टिविटीज को लेके, अपने वर्क को लेकर के, स्टडीज को लेके। और उनको रिलैक्सेशन टेक्निक्स टिप्स दे सकते हैं, उनको उसको प्रैक्टिस करवा सकते हैं, माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस करा सकते हैं। जो हाई फंक्शनिंग ऑफ ऑटिज्म होते हैं उनमें ये चीज हम करा सकते हैं। सीबीटी का यूज कर सकते हैं, है ना, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी टेक्निक्स यूज कर सकते हैं, और डीप ब्रेथिंग एक्सरसाइज हम उनको सिखा सकते हैं कि भाई किसी सिचुएशन में। तो स्मॉल स्मॉल जो स्ट्रेटजीज है, टेक्निक्स है, वो हाई फंक्शनिंग ऑटिज्म वाले बच्चों को हम सिखा सकते हैं, ताकि किस तरीके से वे सेल्फ रेगुलेट कर सकें किसी भी इन्वायरमेंट में, किसी भी सिचुएशंस में। और सेल्फ मॉनिटरिंग स्ट्रेटजीज उनको ये सिखाएंगे तो प्रमोट होगा उनका सेल्फ अवेयरनेस आएगा। सेल्फ अवेयरनेस आएगा एंड सेल्फ कंट्रोल कर पाएंगे, ताकि ग्रुप बिहेवियर्स डेवलप हो, और सोसाइटी में या स्कूल में या वर्क कल्चर में वे सक्सेसफुल लाइफ बिता सके। देन सोशल स्किल्स डेवलपमेंट। Now we have to integrate social skill development in everyday activities, हर दिन एक्टिविटीज। हमें नहीं सोचना है कि सोशल स्किल ट्रेनिंग चला कर दिया तो वो नहीं, हमको अब क्या करना है, डेली हमको इनकॉर्पोरेट करना चाहिए सोशल स्किल्स डेवलपमेंट और इससे रिलेटेड एक्टिविटीज, ताकि ये उनके लाइफ पैटर्न में आ जाए, उनको सीख जाए। और सीखने के बाद भी बहुत रेगुलर करना पड़ेगा, अपडेट करते रहना पड़ेगा, है ना, छोटी छोटी। और सिखाने के बाद वो छोड़ नहीं देना है, उनको एवरीडे एक्टिविटीज में इनकॉर्पोरेट करना है सोशल स्किल्स एक्टिविटीज, जैसे टर्न टेकिंग, शेयरिंग, लिसनिंग एंड कन्वर्सेशन स्किल्स।
तो ये सोशल स्टोरीज के रूप में कर सकते हैं, रोल प्लेइंग के ऊपर सकते हैं, वीडियोस के द्वारा दिखा सकते हैं, सोशल स्किल ग्रुप्स में जो है पार्टिसिपेट करा के उनको एडमिशन्स करा के प्रैक्टिस करा सकते हैं, सोशल इंटरेक्शन एंड कम्युनिकेशन रोल प्ले के थ्रू से। तो ये चलते रहना चाहिए उनके साथ जब तक कि एकदम मेंटेन ना हो जाए, एडजस्टमेंट ना हो जाए, अडेप्ट ना हो जाए इस स्किल से रिलेटेड, बीच में नहीं छोड़, काफ़ी दिनों तक इसको चलते रहना चाहिए, जो खास करके ऑटिज्म के और हाई फंक्शनिंग ऑटिज्म के, इवन हाई फंक्शनिंग ऑटिज्म के बच्चे होते हैं जो तो माइल्ड हो सकते हैं किसी ऑटिज्म में, तो उनके साथ भी ये प्रैक्टिस करते रहना जरूरी है ताकि उनकी लाइफ जो है स्मूथ हो जाए और एकदम फंक्शनल हो जाए, अपने लाइफ में एग्जीक्यूटिव फंक्शंस हो एकदम अच्छे से करें, इम्प्लीमेंट करें। दैन मनी मैनेजमेंट है ना, वोकेशनल रिलेटेड, प्री वोकेशनल रिलेटेड, ये स्किल्स बहुत जरूरी है ताकि बेसिक मनी मैनेजमेंट आए, इंडिपेंडेंट हो सकें, अपना बजट खुद से बना सकें, सेविंग कर सकें, बैंक रिलेटेड एक्टिविटीज़ उनको सिखाएं, परचेज करना सिखाएं, किस तरीके से कम्युनिकेट करते हैं शॉप्स में, मॉल में, अंडरस्टैंडिंग द वैल्यू ऑफ मनी है ना, कभी कभी बच्चे दे के छोड़ देते हैं, वैल्यू करना कि ये वैल्यू है इसकी, ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू हैव टू टेक केयर अबाउट द मनी, व्हेन यू आर बाइंग समथिंग यू हैव टू टेक द रेस्ट ऑफ द मनी बैक, है ना। एंड प्रैक्टिकल एक्टिविटीज कराना चाहिए, शॉपिंग ट्रिप्स, बजटिंग गेम्स, रोल प्लेइंग, मनी ट्रांजेक्शन बहुत जरूरी है ये, एकदम मतलब प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस करना चाहिए, जैसे लास्ट वाला जो एक्टिविटी था वैसे ही ये वाला एक्टिविटी भी बहुत जरूरी है, मनी मैनेजमेंट एकदम प्रैक्टिस में करते रहना चाहिए। और खास करके जो चाइल्डहुड के बाद का जो स्टेज है उसमें तो और ज़्यादा करते रहना चाहिए, एडोलेसेंस में करते रहना चाहिए ताकि वो इंडिपेंडेंट लाइफ बिता सके जब वो एडल्टहुड में जाए। तो कुकिंग एंड न्यूट्रिशन, नाउ हम लोग छोड़ देते हैं ये वाला चीज़ पार्ट, जनरली एजुकेटर एंड थेरेपिस्ट, बट ऑटिज्म के बच्चों के साथ ये कुकिंग एंड न्यूट्रिशन बहुत ज़रूरी है, इनको इन्वॉल्व करना कुकिंग में, एक्टिविटीज़ में, ताकि वे इंडिपेंडेंट हो सकें और अपनी चीज़ों का ध्यान रखें, अपनी कुकिंग कर सकें। किचन सेफ्टी के बारे में सबसे पहले सेफ्टी एंड सिक्योरिटी समझाना ज़रूरी है, मील को कैसे प्रिपेयर करना है, रेसिपीज़ कैसे लिस्ट आउट करना है, क्या क्या चीज़ें होती है ना, सारा कुछ उनके फोल्डर के रूप में या फिर वॉल में विजुअल विजुअल पूरा ऑर्गेनाइजर के रूप में आप उसको कर सकते हैं, या खुद हुए आप उनके साथ इन्वॉल्व होके आप बना सकते हैं। हेल्दी फूड कैसे, कौन कौन से चॉइसेस हेल्दी फूड वो कर रहा है, तो वो अपना खुद से कुक कर पाएगा। जब बड़ा बच्चा हाई फंक्शनिंग ऑटिज्म है, ये लोग अपना खुद से उस चीज़ को ध्यान में रख सकते हैं। तो क्या होगा, वो अपने लाइक्स एंड डिसलाइक्स को समझेंगे, कौन सी फूड मुझे खानी है, कौन सी नहीं खानी है। तो बहुत सारी सेंसरी सेंसिटिविटी होती है, तो वो अपना स्पेशल कुकिंग कर सकते हैं भाई, कुछ स्पेसिफिक हट के भी कभी कभी, है ना। तो कुकिंग सेशंस होना बहुत ज़रूरी है और इनको अपॉर्चुनिटीज़ देना ज़रूरी है बहुत ज़्यादा, एंड लाइफ, जिससे कि लाइफ स्किल्स प्रमोट हो एंड इंडिपेंडेंट की तरफ जाएंगे। देन वेरी इंपॉर्टेंट इज पर्सनल हाइजीन एंड सेल्फ केयर। जैसे जैसे बच्चे बड़े होंगे, डिपेंडेंसी हमें घटाना होगा और इंडिपेंडेंट बनाना होगा, तो उनको इस पर्सनल हाइजीन एंड सेल्फ केयर रिलेटेड एक्टिविटीज में उनको ट्रेंड करना जरूरी है, उनको टीच करना जरूरी है कि पर्सनल हाइजीन कैसे हम साफ सफाई करें, है ना, बैदिंग, ग्रूमिंग, टॉयलेटिंग, डेंटल केयर। और इसको एक्टिविटीज को ब्रेक डाउन करके हम सिखाएंगे, जैसे हम टास्क एनालिसिस करते हैं, सब टास्क बना के स्टेप बाय इंस्ट्रक्शंस में। और हो सकता है कहीं पर लिखा भी जा सकता है, आप जैसे जाएंगे रेलवे वगैरह में देखेंगे, कहीं पर देखेंगे टॉयलेट्स या कहीं पर हॉलवेज में क्या होगा, लिखा रहता है कि ये एक्टिविटीज परफॉर्म करना है। तो ये जब हम लोगों के लिए होता है तो इन बच्चों के लिए क्यों नहीं हो सकता है। तो वैसे ही उस तरह का कर सकते हैं हम लोग कि ये एक्टिविटीज हम उस करना है। तो जब याद नहीं रहेगा तो वो देख सकता है कि मैं क्या मिस आउट कर रहा हूँ, वो चीज़ उसमें कर सकता है ना। टिक मार्क लगाने का कुछ हो सकता है, इस तरह की चीज़ें हम उनको सपोर्ट दे सकते हैं, विजुअल सपोर्ट्स, एंड जिससे कि रीइंफोर्समेंट होगा इस तरह से लर्निंग। देन कम्युनिटी स्किल्स, हम इसको कम्युनिटी स्किल्स बहुत जरूरी है, सोशल स्किल्स तो हम सिखा रहे हैं लेकिन कम्युनिटी स्किल्स होना बहुत जरूरी है, ताकि ये क्या होगा,
आगे बढ़ पाएगा। ये जैसे कम्युनिटी स्किल्स में पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को कैसे यूज करना है, मैप, गूगल मैप को कैसे यूज करना है, या किसी तरह का डायरेक्शंस को कैसे फॉलो करना है, या किधर जाना है, ये सब के बारे में वो, है ना, एस्टिमेट लगा सके कि कितनी दूर है मेरा घर, कितनी दूर है मार्केट, या कहीं जा रहे हैं तो वह कितनी दूर होगा, तो कितनी दूर हम क्रॉस किए हैं अभी, कितना किलोमीटर या माइल्स हम सफर किए हैं, कितना टाइम हुआ है, कितना टाइम अभी लग गया, कितना टाइम और लगेगा। तो उससे क्या होगा, उनके अंदर का जो बिहेवियरल चैलेंजेस है वो रिड्यूस होगा। क्योंकि अगर वो परेशान हो जाएगा कि भाई कितना दूर और चलना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, अगर इस, तो अगर उसको खुद से पता होगा कि मैं किधर जा रहा हूँ, कितना दूर और जाना है, कितना टाइम लगेगा, तो रिड्यूस होगा एंजाइटी, स्ट्रेस, इस तरह की चीजें। तो देखते होंगे बहुत सारे बच्चे को हम, इस तरह के ऑटिज्म फीचर्स वाले या ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर वाले बच्चे होते हैं, जब उनको लेके जा रहे होते हैं तो वो बहुत इरिटेट फील करते हैं, एंजाइटी फील करते हैं, स्ट्रेस में हो जाते हैं, और मेल्ट डाउन हो जाता है कभी कभी। तो ये होने का रीजन यही है कि वो एस्टिमेट नहीं लगा पाते एक तो हम बताते नहीं है, चलो भाई चलना है, चल दिया हमारे साथ, लेकिन कहाँ जा रहे हैं, फिर वो कंफ्यूज होने लगता है, या फिर इरिटेट होने लगता है कि मैं क्यों नहीं, मुझे घर जाना है, मुझे अपने कंफर्टेबल जोन में, हर कोई जाना चाहता है तो वापस जाना है, तो नहीं ले जा रहे हैं या कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, तो कम्युनिकेट करना बहुत जरूरी है ना। तो इस तरह की चीजें इंटर, फिर उसके बाद सिखानी जरूरी है। कम्युनिटी मेंबर से इंटरेक्ट करना जरूरी है, कैसे हम कहीं पर चले जाएं, अकेले हैं तो कैसे हम पूछ के आ सकते हैं, कैसे किधर जा सकते हैं, क्या क्या स्किल्स होनी चाहिए इससे रिलेटेड, ये बहुत जरूरी है। तो दिस इज ऑल्सो लाइफ स्किल एज वेल एज एग्जीक्यूटिव फंक्शन स्किल्स, है ना। तो हम कैसे आउटिंग प्लान करेंगे, फील्ड ट्रिप्स कैसे कर सकते हैं, ये प्रैक्टिस कराने से होगा रियल लाइफ सेटिंग्स में। पहले आप सेटअप करके कर सकते हैं, और प्रैक्टिकली थोड़ा थोड़ा हाँ एक्सपोजर के लिए कर सकते हैं, फिर रियल लाइफ सेटिंग्स में कहा धीरे 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 इंडिपेंडेंट आप उसको कर सकते हैं। अब है प्रमोट इंडिपेंडेंस। जब इतनी सारी स्किल्स हमने सिखा दिया, प्रमोट इंडिपेंडेंस यानी धीरे धीरे ग्रेजुअली जितने भी सपोर्ट है उनको हमको फेड अप करना पड़ेगा, यानी हटाना पड़ेगा, ताकि उसको अपॉर्चुनिटी मिले और खुद से डिसीजंस लेके खुद से प्रॉब्लम सॉल्विंग कर पाए, है ना। और उस साथ ही सेलिब्रेट भी करे, छोटे छोटे सक्सेस को सेलिब्रेट करे, उससे उसकी लर्निंग इनहेंस होगी, जो प्रोग्रेस कर रहा है उसको, तो उसको हैप्पीनेस फीलिंग होगी, है ना, बहुत अच्छा लगेगा, और उनको इनकरेज करने की जरूरत है। और वो सेल्फ एडवोकेसी की तरफ अब उसको प्रमोट करने की जरूरत है, कि भाई कोई सिचुएशंस में वो अकेला है तो खुद से अपने आप की सेल्फ एडवोकेसी कर सके किसी सिचुएशन में। जैसे हम है किसी सिचुएशन में होते हैं, दो तीन लोग होते हैं और कुछ बात कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, अपना डिफेंस खुद करते हैं, है ना, सेल्फ एडवोकेसी वर्बल करते हैं। तो सेल्फ डिटर्मिनेशन स्किल्स टू एम्पावर चिल्ड्रन विद ऑटिज्म टू एडवोकेट फॉर देयर नीड्स एंड प्रेफरेंस। तो ये कॉन्फिडेंस जब डेवलप हो जाएगा तो क्या होगा, सेल्फ एडवोकेसी भी आएगा, सेल्फ डिटर्मिनेशन की नहीं मैं सही हूं कि गलत हूं, है ना। अगर मैं सही हूं तो सही हूं, मुझे अपनी बात को कैसे तर्क से समझाना है, तो वो समझाने की स्किल, सेट एडवोकेसी, तो लैंग्वेज स्किल्स बहुत मस्ट है ना। इंडिपेंडेंट हमको बना, लैंग्वेज स्किल्स एज वेल एज कम्युनिकेशन स्किल्स। तो अगर मान लीजिए वर्बल नहीं कर पा रहे तो नॉन वर्बल स्किल्स कम्युनिकेशंस हमें आने चाहिए। जैसे बहुत सारे डिवाइसेस हो सकते हैं, वो हमें यूज करने सिखाना चाहिए, या हम कुछ फोल्डर उनका बना सकते हैं अगर डिवाइसेस नहीं है तो, ताकि वे कम्युनिकेट कर सके और अपनी बातों को समझा सके, तो एक अच्छा लगेगा और इंडिपेंडेंस की तरफ बढ़ेंगे। तो बाय यू, अब दिस इज द एंड। तो ये जो मैंने स्ट्रेटजीज आपको बताया है ना, जितने भी स्ट्रेटजीज बताए, और जो ये जरूरी है कि कंसिस्टेंट सपोर्ट एंड इंकरेजमेंट बच्चे को मिले, है ना। और कैन डेवलप एसेंशियल, चिल्ड्रन विद ऑटिज्म कैन डेवलप एसेंशियल लाइफ स्किल्स दैट इनहांस देयर इंडिपेंडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो जितने भी मैंने आप लोग को ये इंफॉर्मेशन दिया और जो ये बताया, इसको आप, जरूरी नहीं है सबके, जरूरी नहीं कि सबके ऊपर एकदम रेडीमेड फिट बैठ जाएगा सब बच्चों के ऊपर, या सब ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर वाले व्यक्तियों पर। जब उनकी ट्रेनिंग करेंगे या थेरेपेटिक इंटरवेंशंस कर रहे हैं, मैनेजमेंट कर रहे हैं, है ना, बिहेवियरल, साइकोलॉजिकल, एजुकेशनल, थेरेपेटिक इंटरवेंशन, तो आपको ये सब चीजें इनको ध्यान में जब रखेंगे तो एक अच्छा टेलर कर सकते हैं उनका प्रोग्राम प्लानिंग, इंडिविजुअलाइज्ड अप्रोच कर सकते हैं, स्ट्रेंथ बेस्ड कर सकते हैं, इंटरेस्ट बेस्ड, टैलेंट बेस्ड कर सकते हैं, और सारे स्किल्स उनके हम डेवलप कर सकते हैं ताकि इंडिपेंडेंट हो सके, है ना। एग्जीक्यूटिव फंक्शन स्किल्स तक आना जरूरी है।
तो जरूरी नहीं है जो मैंने बताया एज सब पे सेट कर जाएगा, आपको असेसमेंट बहुत जरूरी है। इनके पर्टिकुलर जितने भी चीजें थी सबका असेसमेंट होना जरूरी है पर्टिकुलर, तभी एकदम असेसमेंट जितना अच्छा होगा इन बच्चों का उतना ही अच्छा प्रोग्राम प्लानिंग होगा, गोल सेटिंग होगा और फिर इंटरवेंशन प्लानिंग होगा। तो ये मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच है। आपको सभी प्रोफेशनल्स, आप किसी से भी संपर्क कर रहे हैं, किसी से भी आप अगर मिल रहे हैं, दिखा रहे हैं, एक्सपर्ट गाइडेंस ले रहे हैं, तो वो ऐसा होना चाहिए, बहुत एक्सपर्ट अच्छा होना चाहिए जिसको मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच पे बिलीव करता हो, है ना, ताकि आप डिस्कशंस कर सकें और दूसरे जो इनपुट्स हैं उनसे ले सकें और आपको आगे बढ़ा सकें, क्योंकि बच्चे का डेवलपमेंट बहुत जरूरी है। बच्चे की जो रिक्वायरमेंट्स है, जो नीड बेस्ड है, वो असेसमेंट्स होना बहुत जरूरी है, एज वेल एज पेरेंट का भी। तो हम तो यही चाहते हैं कि बच्चों को भी अच्छे इनपुट्स मिले और अच्छे गाइडेंस मिले, मैनेजमेंट हो, साथ ही साथ पेरेंट्स को भी सही से सही समय पे नॉलेज मिले और जो भी किया जा रहा है उसके साथ। लेकिन बहुत जरूरी है पेरेंट्स का कि हर चीज थेरेपिस्ट के भरोसे नहीं रहना चाहिए। जो भी प्रोग्राम प्लानिंग हो रही है उसको घर में करना जरूरी है। केवल आप थेरेपेटिक इंटरवेंशन 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा अगर किसी सेटअप पे कर रहे हैं, एजुकेशनल या क्लिनिकल सेटअप पे, तो बच्चा उतना इंप्रूवमेंट नहीं हो पाएगा जब तक कि घर में या उसके इन्वायरमेंट में नहीं होगा, उसके फैमिली मेंबर के साथ नहीं होगा। तो दैट विल बी द बेस्ट। एंड असिस्टिव डिवाइसेस बहुत जरूरी है, जहां जरूरत है असिस्टिव डिवाइसेस की वहां असिस्टिव डिवाइसेस। और लर्निंग एक्टिविटीज मटेरियल्स बहुत ही अच्छे होने चाहिए, विजुअल एंड ऑडिटरी सपोर्ट ऑटिज्म में कोशिश करना चाहिए विथ सेंसरी सेंसिटिविटी के साथ में। ऑलराइट, तो मैं समझता हूं कि मैंने आप लोगों को एक अच्छा इंफॉर्मेशन देने का प्रयास किया है मैनेजमेंट ऑफ ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर से रिलेटेड। और ये छोटा सा प्रयास था, ज्यादा बड़ा नहीं है, इतने देर में हम नहीं कर सकते, इसके लिए तो हम कई कई क्लासेस मैनेजमेंट के ऊपर हो सकते हैं, तब जाके अच्छी समझ आती है। लेकिन मैंने कोशिश किया है कि एक आउटलाइन मिल जाए, है ना, चाहे वे एजुकेटर हो, थेरेपिस्ट हो, पेरेंट्स हो, जो भी केयर गिवर्स हो, जो भी इसको देख रहे हो, सुन रहे हो और समझ रहे हो इसको, उनको एक आइडिया मिल जाएगा कि फर्स्ट एक इंफॉर्मेशन के तौर पर, ताकि वे अपने आगे के और रिसर्च बेस्ड एक्टिविटीज करा सके, एविडेंस बेस्ड एक्टिविटीज। एविडेंस बेस्ड बहुत जरूरी है ना। तो ध्यान रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ तक के लिए, और उम्मीद करता हूँ हम हमारा हौसला अफजाई आप लोग बढ़ाते रहेंगे इसी तरह से। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।